तो हमारा आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 10 124 से। इसमें ऑब्जेक्टिव मैं आपको बता देता हूं, बहुत डीपली इसमें कुछ नहीं आता। अभी तक एलआरसी के सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए इसका एक सेक्शन है, वो है सेक्शन 131, है ना, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। लेकिन हम ऐसा नहीं कि यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव इसका सेक्शन 131, मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार। लेकिन ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि भाई जो डायमेंशन बना दिया गया, ये क्षेत्र होगा, ये तहसील होगी, है ना, इसमें ये ग्राम होंगे, तो उन पे सीमा चिन्ह वगैरह लगाए जाएंगे। जैसे आपने हाईवेज वगैरह पे देखा होगा, नंबर पड़े रहते हैं, आगरा इतने किलोमीटर दूर। इस प्रकार गाँव में भी ऐसे क्षेत्र बने रहते हैं, इस पर सीमा चिन्ह लगे, गाँव वाले तोड़ देते हैं, लेकिन ठीक है, तो आपको दिखाई नहीं देंगे वो। चलें, तो हर जगह एक सीमा चिन्ह बना रहता है, प्रोविजन है कि सीमा चिन्ह बनाए जाएंगे कि भाई ये वाला सर्वे नंबर है, ये वाला ब्लॉक नंबर है ना। तो इस तरीके से सीमा चिन्ह बने रहते हैं, उसके संबंध में पूरा प्रोविजन दिया गया है। 124 ग्राम, सेक्टरों तथा सर्वेक्षण संख्याओं, भूखंड संख्याओं के सीमा चिन्हों का सन्निर्माण। तो यहां पर एक डायरेक्शन दे रहा है 124 पहले सब क्लॉज में कि भाई ऐसे सीमा चिन्हों का निर्माण किया जाएगा। नो डाउट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। तो राज्य सरकार, क्लॉज 2 में दे दिया राज्य सरकार। कौन करेगा ये सब? हर जगह जितने भी ब्लॉक्स बनाए गए हैं, सीमा चिन्ह जितने जो कुछ भी हैं, सबके लिए क्या किया जाएगा? सीमा चिन्हों का निर्माण किया जाएगा। सब क्लॉज 4 में एक ऑब्जेक्टिव है, प्रत्येक भूधारक भूमि पर बनाए गए स्थायी सीमा चिन्हों के अनुरक्षण तथा उनकी मरम्मत के लिए उत्तरदायी होगा। तो जिसकी भूमि पर जो साइन बना हुआ है, उसकी रिपेयरिंग के लिए, उसके देखरेख संरक्षण कौन लायबल है? प्रत्येक भूधारक जिसके पास वो भूमि धारित है, ठीक है ना। यहाँ भूधारक शब्द का उपयोग किया गया, इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि वो लीजी है, मॉर्गेजी है। स्वामी का दायित्व है कि भाई वो अपनी भूमि पर बने हुए सीमा चिन्हों की देखरेख करेगा। और अगर वो नहीं करता है तो 125 में बताया गया है, सब क्लॉज 2 में, वो पैरा 2 में, कि तहसीलदार ऐसी स्थानीय जांच के पश्चात यदि वो सीमा चिन्हों की देखरेख नहीं करता है, जो लायबिलिटी बताई उसको पूरा नहीं करता है, तो तहसीलदार इंक्वायरी के लिए उनको बुला सकता है कि भाई आपके क्षेत्र पर ये सीमा चिन्ह बने हुए थे, आपने उसकी देखरेख नहीं की, ठीक है ना। इस तरीके का है 125। अगर कोई डिस्प्यूट पैदा होता है उसके संबंध में, सीमाओं के बारे में, मरम्मत से संबंधित विवाद है। पहले पैरा में कहा गया सीमाओं के बारे में मरम्मत से विवाद, समस्त विवाद, ठीक है ना। तो जो कुछ भी सीमाओं के बारे में डिस्प्यूट है वो तहसीलदार के पास एप्लीकेशन की जाएगी और उसके संबंध में तहसीलदार हितबद्ध व्यक्तियों को अपीयर होने के लिए आदेश देगा, ठीक है। और जो भी डिस्प्यूट हैं उनको विनिश्चित किया जाएगा। तो ये 124 और 125 एक ही चीज़ है। सीमा चिन्ह किए जाएंगे 124 में विनिश्चित, जिनकी देखरेख का दायित्व किसका होगा? भूधारकों का, लैंडलॉर्ड्स। इसके अलावा अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो तो तहसीलदार को बताएंगे, तहसीलदार उसको विनिश्चित कर देगा 125 में। यहाँ पर बात खत्म हो गई। अब 126 एक नया कॉन्सेप्ट लेके आती है, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्तियों की बेदखली। टाइटल वाइज कर लें, तहसीलदार के आदेश से बेदखल। यहाँ पर देखें इस चैप्टर में हर जगह तहसीलदार है, एक जगह कलेक्टर है या एसडीओ कहीं आता है, तो उसकी अपन चर्चा करते हैं। सीमा चिन्ह से रिलेटेड जितने भी हैं यहाँ पर आप चाहें तो लिख लें, ऑफिसर आएगा तहसीलदार। नेक्स्ट आता है सीमांकन तथा पंक्तियों का अनुरक्षण। ये छोड़ने कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा पैरा 2 में, तहसीलदार अगर कोई मतलब देखरेख नहीं करता है तो उस पर कंपनसेशन लगाएगा और वो भू राजस्व के बकाया की तरह वसूला जाएगा। ठीक है। 128 सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्हों की मरम्मत कराने के लिए बाध्य करना। यहां पर इन्होंने पटवारी और नगर सर्वेक्षक को ले लिया। तो पटवारी, नगर सर्वेक्षक प्रत्येक धारक को जिसकी भूमि पर कोई सीमा चिन्ह सर्वेक्षण चिन्ह त्रुटिपूर्ण है एक लिखित सूचना देगा और आगामी 1 मार्च के पूर्व उसकी उचित मरम्मत करवाएगा। तो उनको जिसकी भूमि पर भी, जो भी भूधारी है उसकी भूमि पर यदि कोई सीमा चिन्ह बना हुआ है, बेमरम्मत पड़ा हुआ है, तो पटवारी या नगर सर्वेक्षक उसको इन राइटिंग नोटिस देगा कि भाई आप इसको करा लें। और नोटिस में होगा अगली जो 1 मार्च आए उससे पहले पहले आप इसकी मरम्मत करा लें। 1 मार्च से पूर्व अपेक्षा करेगा कि 1 मार्च से पूर्व आप मरम्मत करा लें। और यदि 1 मार्च से पूर्व नहीं कराता है तो सब सेक्शन 2 कहता है कि तहसीलदार 1 मार्च के पश्चात तहसीलदार यदि वो नहीं कराता है तो प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए 1000 रुपये
कि कंपनसेशन लगाएगा। मान लो आपकी भूमि पर 5 सीमा चिन्ह हैं तो 5,000 रुपये कंपनसेशन आपका हो गया। लास्ट में लिखा है पैरा के, तो नोटिस कौन दे रहा था? रिटर्न नोटिस पटवारी और नगर सर्वेक्षक। और यदि आप नहीं कराते हैं विद इन मतलब 1 मार्च से, जो भी आने वाली 1 मार्च है उससे पहले अगर आप नहीं कराते हैं सीमा चिन्हों की मरम्मत, ठीक नहीं कराते हैं, तो तहसीलदार क्या करेगा? पटवारी नगर सर्वेक्षक आप पर वो नहीं लगा सकते पेनल्टी। पेनल्टी लगाने का काम किसका है? या ये कहें कि लोएस्ट जो अथॉरिटी है पेनल्टी लगाने वाली है एलआरसी में, वो तहसीलदार ही है ना। और लोएस्ट अथॉरिटी जो आपको इम्प्रिजमेंट देती है, कारावास में बेचती है, वो है एसडीओ। ठीक है, तो अगर नहीं कराते हैं तो प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए 1000 रुपीज़ आप पर कंपनसेशन लगाया जाएगा। जो बताया जा रहा है ऑब्जेक्टिव के लिए केवल उतना करें। 129 सर्वेक्षण संख्यांक, सर्वेक्षण संख्यांक उपखंड ब्लॉक संख्यांक छोड़ दें इसको। ठीक है, इसमें कुछ नहीं आना, टाइटल वाइज देख लेना। सेक्शन 130 सीमा चिन्ह और सर्वेक्षण चिन्हों को विनिष्ट करने, क्षति पहुंचाने, हटाने के लिए शास्ति। तो अभी हमने देखा था अगर बेमरम्मत पड़ा हुआ है, हमने कुछ नहीं किया, अपने आप टूट फूट गया है ना, बारिश से उसका कलर झड़ गया, कुछ भी हो, लेकिन अब हम कह रहे हैं अगर आप जानबूझकर उसको नष्ट करते हैं तब क्या होगा? तो यदि ऐसा पाया जाता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर सीमा चिन्ह हटाए हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, तो उसके लिए क्या करेंगे? सेकंड लाइन में लिखा है तहसीलदार द्वारा कार्य करने के लिए सशक्त किसी अन्य राजस्व अधिकारी द्वारा यह आदेश दिया जा सके कि प्रत्येक सीमा चिन्ह जिसके लिए विनिष्ट किया गया, क्षति पहुंचाई गई, हटाया गया है, 5,000 रुपये का भुगतान तहसीलदार या कार्य करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति अन्य राजस्व अधिकारी की राय में चुकाने के लिए आवश्यक है। तो प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए उस पर 5,000 रुपये का कंपनसेशन लगाया जाएगा। ऐसे मान लें जो भी राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए वो ऑथराइज्ड है या तहसीलदार, ठीक है, तो उस पर 5,000 रुपये तक का कंपनसेशन लगाए प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए। हाँ, अगर वो बेमरम्मत पड़े थे और आप उसको रिपेयर नहीं करा रहे हैं तो उसको रिपेयरिंग के लिए 1,000 रुपये तक का था, लेकिन यदि आपने जानबूझकर तोड़े हैं, ठीक है, तो फिर 5,000 रुपये प्रत्येक सीमा चिन्ह के लिए कंपनसेशन लगाया जाएगा तहसीलदार या अन्य अधिकारी द्वारा। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली सेक्शन है। यहाँ से एक बार 124 भी पूछी गई है। 131 मार्गाधिकार या अन्य प्राइवेट सुखाचार संबंधी अधिकार। तो ये कहते हैं इस बारे में कि कोई खेतीहर अपने खेतों पर या दखल रहित भूमि पर या ग्राम के चरवाहों पर मान्यता प्राप्त सड़कों, पथों, सार्वजनिक भूमि सड़कों, पथों पर धारा 242 के अधीन तैयार किए गए वाजिबुल अर्ज उल्लिखित नहीं किए गए ना होकर किसी मार्ग, कुल मिलाकर टाइटल वाइज कर लें, कुछ नहीं है। 131 ये बाधा को हटाया जाना। बेसिकली ये बात कर रहे हैं कोई रास्ता है, कोई ग्राम पथ है, सड़क है, किसी भी प्रकार का, उस पर यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो तहसीलदार उस बाधा को हटवा सकेगा, उत्तरदायी व्यक्ति को हटाने के लिए आदेश दे सकेगा। पहले क्या करेगा? वो ऑर्डर देगा कि भाई तुमने यहाँ पर बाधा बना रखी, किसी प्रकार का उसने हर्डल्स पैदा कर रखे हैं वहाँ पर, तो तहसीलदार उसको आदेश देगा, है ना। ये कहाँ कहाँ देगा? कोई भी रास्ता है, मार्ग पथ है, जल पथ है, कुछ भी है, या फिर वाजिब उल अर्ज है। 242 में हम वाजिब उल अर्ज के बारे में पढ़ेंगे। वाजिब उल अर्ज होते हैं रूढ़िगत अधिकार। वो कहाँ होते हैं? गाँव में। कौन से राइट होते हैं उसमें? सड़क या जल पथ या मार्गाधिकार, है ना, मछली पकड़ने का अधिकार। तो एक तरीके से वो मार्गाधिकार ही आ गए, जो इजमेंट राइट टाइप के होते हैं ना आपके, मार्गाधिकार, रास्ते का अधिकार, फिशिंग के राइट। तो यहाँ पर यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है तो फिर उस पर तहसीलदार क्या करेगा? उसको आदेश करेगा कि आप इस प्रकार से उस बाधा को हटा लें, और यदि आप नहीं हटाते हैं तो बाधा खुद हटवा सकेगा और 10,000 रुपये तक का कंपनसेशन लगा सकेगा। सब सेक्शन 2 में तहसीलदार उस बाधा को खुद हटवा सकेगा, है ना, और उस पर 10,000 रुपये तक का कंपनसेशन लगा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉमन कॉन्सेप्ट समझ लें, पैरा जो 3 आ रहा है उसके लिए। पूरे एलआरसी में एक कॉमन कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको बताया कंपनसेशन लगाने वाला सबसे निचला अधिकारी तहसीलदार है, और सजा देने वाला सबसे निचला अधिकारी कौन सा है? एसडीओ। होता क्या है, पूरे एलआरसी में एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि तहसीलदार आपको किसी भी कार्य को करने या ना करने के लिए कांटेक्ट करेगा, आपको नोटिस देगा, आदेश देगा तहसीलदार, ठीक है, और उस काम को करने के लिए ऑलमोस्ट वो आपको 7 दिन का टाइम देता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू होता है। टाइम कितना दिया जाएगा आपको? 7 डेज। अगर आप नहीं करते हो उस काम को
तो एसडीओ आपको पहली बार में 15 दिन के लिए सिविल कारागार भेजेगा। कितने दिन के लिए? पहले दिन के लिए। फिर यदि आप नहीं करते हो, है ना, और फिर पश्चातवर्ती ऐसा ही ऑफेंस करते रहते हो, तो फिर ऐसी स्थिति में कहीं तो ये लिखा हुआ है कि अगली हर बार एसडीओ आपको 3 महीने के लिए कारागार में भेज देगा, और कहीं ये लिखा हुआ है 6 महीने के लिए भेज देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपल कॉन्सेप्ट में जाना है। तहसीलदार 7 दिन तक का नोटिस देगा किसी कार्य को करने ना करने के लिए, ठीक है, और अगर आप नहीं करते हो तो पहली बार में एसडीओ आपको 15 दिन के लिए सिविल कारागार में भेजेगा, और दूसरी और पश्चातवर्ती प्रत्येक बार जितने भी आप इस तरीके का कार्य करते रहेंगे, रिस्ट्रिक्टेड कार्य करते रहेंगे, आपको या तो 3 महीने या 6 महीने, ऑलमोस्ट 6 महीने ही है। 3 महीने कहाँ है, शायद 250 में होगा, देख लेंगे। हाँ, 250 में है 3 महीने, बाकी हर जगह शायद 6 महीने ही है। तो इस तरीके एक ही सजा है पूरे एलआरसी में, और कुछ है ही नहीं। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। 2 कॉमन कॉन्सेप्ट हैं, एक तो ये वाला, दूसरा जहां कहीं भी लिखा हो सिविल सूट फाइल करना है, तो सिविल सूट फाइल करने के लिए आपको जो लिमिटेशन दी गई वो 1 वर्ष की दी गई है। 1 वर्ष के भीतर आप सिविल सूट फाइल कर सकते हो। केवल 178 में ये बताया गया है कि तहसीलदार अपने समक्ष की जो पार्टीशन की कार्रवाइयाँ हैं वो 3 महीने के लिए रोक देगा यदि आप सिविल सूट फाइल करना चाहते हो। वैसे हर जगह 1 वर्ष के भीतर आप सिविल सूट फाइल करेंगे। तो 2 कॉन्सेप्ट पूरे एलआरसी में चलते हैं, तो इसको याद रखें। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर देख लिया कि भाई हम 10,000 रुपये का कंपनसेशन लगाएंगे। 7 दिन में अगर आप वो काम नहीं करते हो तो फिर आप अगर कंपनसेशन भी नहीं देते तो आपको क्या किया जाएगा, पहले 15 दिन के लिए, फिर अगले हर बार 6 महीने के लिए। तो पूरा पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एसडीओ आपको पहले 15 दिन के लिए सिविल कारागार भेजेगा, और अगले हर बार जब भी आप ऐसा करेंगे 6 महीने के लिए कारागार में भेज देगा। और लास्ट लाइन कहती है इसकी, किसी महिला को कारागार में परिरुद्ध नहीं किया जाएगा। 134, कतिपय कार्यों की पुनरावृत्ति से विरत रहने के लिए बंद पत्र। तो जो भी कार्य आपको बताए गए हैं, जैसे 131, 133 के अधीन, है ना, अगर आपसे एक बॉन्ड भरवा लिया जाएगा कि आप कितने का, 5,000 रुपए से अनधिक का, यदि आप इस तरह का कार्य फिर से नहीं करेंगे और करेंगे तो ये बॉन्ड आपका जब्त कर लिया जाएगा। कितने का बॉन्ड भरवा जाएगा, 5,000 रुपए तक का। 135, सड़क पथ आदि के लिए भूमि का अर्जन। एक्चुअल में रास्ते, गांव जो होते हैं कईयों में खेती खेत होते हैं, एक दूसरे के खेतों से लोग निकलते रहते हैं। तो इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या करेगा कलेक्टर, यदि गांव के लोग कहते हैं कि भाई हमें सड़क पथ चाहिए, कम से कम पैदल निकल या बैलगाड़ी निकलने के लिए हमें कम से कम 10 फुट चौड़ी सड़क तो दे दें, तो कलेक्टर क्या करता है, जितने भी भूमि स्वामी है वो तो अपने हिसाब से एक रोड डाल देता है कलेक्टर, और उसमें जितने भूमि स्वामी की भूमि आती है, ठीक है ना, जितनों की भी, उनको उस हिसाब से कंपनसेशन दे। लेकिन ये जो भूमि एक्वायर करता है कलेक्टर, वो भूमि स्वामियों के, गांव के निवासियों के पैसे से ही करता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी भूमि होगी तो गांव के निवासी पैसा इकट्ठा करेंगे, और जिसकी जितनी भूमि होगी उसको उस हिसाब से कंपनसेशन दे दिया जाएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं। यदि ग्राम के निवासी आवेदन पर या अन्यथा कलेक्टर जांच के पश्चात यह समाधान करता है, या तो एप्लीकेशन की जाए या कलेक्टर को खुद लगता है, तो कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और क्या करेगा, अभिनिश्चित करता है कि 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क, बैलगाड़ी मार्ग या पथ की व्यवस्था करने के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन करना आवश्यक है। तो वह क्या करेगा, ग्राम के निवासियों से अपेक्षा करेगा ऐसी संबंध में उपधारा 3 के अधीन दे रकम निर्दिष्ट की गई काल अवधि के भीतर जमा करें। उपधारा 3 में बताई है कि जो रेवेन्यू से रिलेटेड 15 गुना होगी, जिसकी भूमि एक्वायर की जा रही है उस पर जो भी रेवेन्यू है, जितना भी रेवेन्यू है, मान लो उस पर 100 रुपये रेवेन्यू है, तो 1500 रुपये हम उसको देंगे। कितने, 1500 रुपये, 15 टाइम्स। तो इतना पैसा प्रत्येक, जितनी भी भूमि एक्वायर की गई है उसके हिसाब से इतना पैसा हम रेशो में सब ग्राम के निवासियों से कलेक्ट करेगा कलेक्टर, कि भाई इतनी भूमि का पैसा हम इकट्ठा करें, ठीक है ना। तो 15 टाइम उसका पैसा इकट्ठा किया जाएगा जिसकी भूमि ली जा रही है, ठीक है। और कलेक्टर वेतन प्रकाशित करेगा, और इस तरीके का जो रास्ता कलेक्टर एक्वायर करता है ग्राम के निवासियों के पैसों से ही, वो राज्य सरकार में पूर्णतः निहित होगी। राज्य सरकार में पूर्णतः निहित होगी, यानी कि अब वो गवर्नमेंट रोड हो गई, पब्लिक रोड हो गई। अब कोई भी प्राइवेट भूमि स्वामी ये नहीं कह सकता मेरी जमीन से रोड निकल रही है मेरी है, अब वो सरकारी रोड हो गई। ये अलग बात है, उसके लिए पैसा भूमि स्वामियों ने ही दिया था। और कोई भी व्यक्ति जिसकी भूमि इस प्रकार एक्वायर की गई है, वो इस प्रकार भूमि अधिग्रहित करने से 1 वर्ष के भीतर कलेक्टर को एप्लीकेशन कर सकता है कि भाई हमें हमारा पैसा दे दो,
और अगर नहीं किया 1 वर्ष के भीतर इस तरीके, एक्चुअल में वो ये देखेगा ही नहीं कलेक्टर कि किसकी भूमि ले रहे हैं, वो तो एक नक्शा बनाएगा कि यहां तक पहुंचने के लिए ये सड़क है, अब जिसमें जिसकी भूमि आ जाए, ठीक है। तो कलेक्टर इस बात पे ध्यान ही नहीं कितनी आ गई, तो जो भी भूमि स्वामी है वो अपने हिसाब से बताएंगे हमारी इतनी भूमि आ गई, हमें इतना कंपनसेशन दे दो, सिंपल थिंग। और उसके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी आपको 1 वर्ष के भीतर। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, कलेक्टर करेगा 10 फीट से अनधिक चौड़ी सड़क है ना, बैलगाड़ी या वो पथ मार्ग के लिए, और कलेक्टर 1 वर्ष के भीतर आपको भूमि स्वामी कलेक्टर को आवेदन करेगा, हम हमारा पैसा दे दो, और पैसा दिया जाएगा उसको भूमि पर जो रेवेन्यू डिसाइड है उसका 15 टाइम, 15 गुना। केवल ऑब्जेक्टिव पर फोकस करें, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है थोड़ा अच्छा है, मेंस में भी काम आता है। हमें सेक्शन 57 में बताया गया था समस्त भूमियां राज्य सरकार की होंगी। सेक्शन 137 एक और चीज, महत्वपूर्ण चीज बता रही, चैप्टर 11 है ये, भू राजस्व की उगाही। तो ये कहते हैं किसी भूमि पर निर्धारित किया गया भू राजस्व उसके लगानों एवं लाभों पर प्रथम प्रभार होगा, प्रथम भार होगा, फर्स्ट चार्ज। आपने देखा होगा सीपीसी में और भी जगह देखा होगा आपने कि जब भी किसी भूमि को अटैच किया जाता है, किसी लैंड को अटैच किया जाता है, तो उस पर ये दिखाया था कि कहीं उस पर रेवेन्यू तो ड्यू नहीं है, अगर रेवेन्यू ड्यू है तो उस पर कलेक्टर को पार्टी बनाया जाता है। ये प्रोविजन इसी वजह से आता है, सेक्शन 137 MPLRC ये कहती है जो भी रेवेन्यू किसी भी भूमि पर है ना, जो भी उससे रेंट आ रहा है, जो भी लगान लाभ, जो भी उससे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, सब पर फर्स्ट चार्ज क्या हो गया, रेवेन्यू, है ना। पहले सरकार का पैसा दे दो, उसके बाद आप जो भी आपके पास पैसा आ रहा है उससे जो करना है आप करो। तो इतनी सी बातें कहते हैं, इसीलिए हर जगह ये रहता है कि हम कलेक्टर को पार्टी बना देंगे अगर रेवेन्यू ड्यू है उस भूमि पर। जैसे सीपीसी में कौन से सेक्शन में दिया गया है, 54, ठीक है। तो सीपीसी में दिया गया सेक्शन 54 में कलेक्टर को पार्टी बनाया जाता है, तो इसीलिए बनाया जाता है। तो रूल क्या है, 137 कहता है कि लगानों और लाभों पर जो रेवेन्यू है वो फर्स्ट चार्ज होगा, प्रथम प्रभार होगा, यानी सबसे पहले वो वसूला जाएगा। अब सवाल ये उठता है वसूला किससे जाएगा, कौन लायबल है। तो भाई हमारे पास भूमि किसके पास होती है, हमने बात की थी कि जब हम खसरे की प्रविष्टि करते हैं, म्यूटेशन करते हैं सेक्शन 110 में, तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पर ये मैंने बताया था ये सबसे बड़ा फर्जी डॉक्यूमेंट है कि आपने रजिस्ट्री करा ली, आप खसरे में प्रविष्टि नहीं कर पाए। रेवेन्यू बोर्ड की नज़र में, सरकार की नज़र में जिसका पोजीशन है वो उसका मालिक है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति क्यों, क्योंकि वो वसूलेगी उससे जिसका पोजीशन है। तो यहां पर ये इतनी बात है जिसका पोजीशन है। तो कुल मिलाकर यहां पर फिर हमारे पास अगर हम ये कहते हैं कि रेवेन्यू वसूला किससे जाएगा, तो किससे वसूला जाएगा, एक व्यक्ति का पोजीशन किसी भूमि पर किस किस तरीके से हो सकता है, एज एन लैंडलॉर्ड हो सकता है, ठीक है ना, एज एन लैंडलॉर्ड हो सकता है, या गवर्नमेंट लीज या लीजी के माध्यम से हो सकता है, और कोई तरीका है नहीं है, ठीक है ना। तो या तो इसकी लायबिलिटी किसकी है, किससे वसूलेगी, भूमि स्वामी से, या फिर सरकारी पट्टेदार या पट्टेदार से। और यदि एक से अधिक भूमि स्वामी या पट्टेदार या सरकारी पट्टेदार जॉइंटली उस प्रॉपर्टी का टाइटल या पोजीशन रखते हैं तो उनसे जॉइंटली या सेपरेटली वसूला जा सकता है, जिसका जैसा हक है। होता यह है कि भाई सरकार को वसूलने, सरकार 4 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति से वसूल लेगी और वो चारों व्यक्ति आपस में अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे। जैसे हमें 400 रुपये वसूलने 4 व्यक्तियों से, सरकार एक से वसूल लेगी, बाकी जो 3 हैं उनसे जो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है जिससे वसूला गया है वो बाकी तीनों से अपने 100-100 रुपये ले लेगा। तो क्या करना है हमें, या तो भूमि स्वामी से वसूलेंगे, भूमि स्वामी के खाते में अगर कोई है, और यदि सरकारी पट्टेदार या पट्टेदार के होल्डिंग्स में है तो किससे वसूला जाएगा, सरकारी पट्टेदार या पट्टेदार से। और जॉइंटली अगर जॉइंट अकाउंट है उनका, भाई जॉइंटली उसको धारित करते हैं तो उनसे जॉइंटली या सेपरेटली वसूला जाएगा। ये हमें बताया गया सेक्शन 138 में। फिर आता है 140, तारीख जिसको भू राजस्व शोध होगा और देय होगा। ठीक है, यहां पर ये देख लेना जरूरी है कि ये वसूला कब जाएगा। तो वसूला तो जब तक नहीं देंगे तब तक जाएगा, मैटर ये है वो ड्यू कब हो जाता है और कब तक वसूला जाएगा, ड्यू कब हो जाता है और कब तक वसूला जाएगा। तो यहां पर हमें ये देखना पड़ेगा, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि जिस दिन ड्यू हो गया या हम ये कहें कि साहब 1 तारीख को किराया देना है तो 1 तारीख से पहले पहले दे दें, ऐसा नहीं होता। यहां पर ये कह रहे हैं जिस डेट को ड्यू होगा उसके बाद हम तुम्हें और एक्स्ट्रा टाइम देंगे कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप रेवेन्यू अपना डिपॉजिट कर दो।
तो ये होता है भाई, ये जो काल अवधि है, ये जो ड्यूरेशन है, इसमें आप रेवेन्यू ड्यू कर सकते हो। अगर इस काल अवधि के बाद जो भी लास्ट डेट दी गई है, ड्यू होने के बाद जो भी लास्ट डेट दी गई कि इस तक आप रेवेन्यू जमा कर दो, उस तक नहीं दे पाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एरियर, बकाया। और जिस व्यक्ति के पास ऐसा रेवेन्यू बकाया है, एरियर है, वो हो जाता है कौन, डिफॉल्टर, बकायादार। तो एरियर और डिफॉल्टर, तो क्या समझ में आया, एक डेट होगी जिसमें ये बताया गया हाँ इस डेट से अब आप रेवेन्यू जमा करना चालू कर दें, ठीक है, और इस डेट से इस डेट तक कर दें, तो तब तक आप डिफॉल्टर नहीं है जब तक वो 1-2 महीने की जो भी डेट आपको दी गई है। और इसके बाद यदि आप नहीं करते हैं तो आप हो जाएंगे कौन, डिफॉल्टर, और जो बकाया है वो हो जाएगा बकायादार। तो जिस पर बकाया है वो हो जाएगा डिफॉल्टर। तो 141 में इसी बात को डिफाइन किया गया है, बकाया और बकायादार। तो अपन वो डेट देख लेते हैं। वैसे इन्होंने ये भी कहा था कि आप एक साथ 10 वर्ष तक का रेवेन्यू दे सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई रिबेट नहीं दी जाएगी। चलो, तो ये डेट है 1 अप्रैल से 30 जून। जो रेवेन्यू है 1 अप्रैल को ड्यू हो जाता है, यानी कि हर महीने की 1 तारीख को, है ना। रेवेन्यू ईयर कब से स्टार्ट, वो कॉमर्शियल ईयर कौन सा होता है, फाइनेंशियल ईयर, वो कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, है ना। तो फाइनेंशियल ईयर, उनको सरकार को चाहिए पैसा, फाइनेंशियल ईयर, तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। और वो कहते हैं कि भाई 30 जून तक आप अपना पैसा जमा कर दो, ठीक है। तो 1 अप्रैल ड्यू डेट है, यानी कि यहां से अब सरकार आपसे पैसा वसूलेगी और 30 जून तक का टाइम दे रही है, दे दो। 30 जून को यदि आप नहीं कर पाए तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 वो हो गया जो ड्यू है ना, ड्यूज है, वो क्या हो जाएंगे अब, एरियर। और जिस व्यक्ति को उसको देने की लायबिलिटी है सेक्शन 138 के अनुसार, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो गवर्नमेंट लीजी या लीजी हो, वो कौन हो जाएगा, डिफॉल्टर। डिफॉल्टर वो कब बन जाएगा, 30 जून के बाद। एरियर कब हो जाएगा, 30 जून के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं 140 की सबसेक्शन 2। ये कहते हैं आप 10 वर्ष तक का एक साथ प्रीमियम जमा कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें यह भी कह रहे हैं कि इस आधार पर आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी। पहले जो 2018 से पहले प्रोविजन था, अगर आप इकट्ठा जमा करते हैं तो आपको 10-15% की छूट भी दी जाती थी, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं करेंगे। फिर आदमी करेगा क्यों, बोलो साहब पेट्रोल बच जाएगी आपकी, पेट्रोल बड़ी महंगी हो गई है, और तो कोई फायदा है नहीं, टाइम बच जाएगा आपका आने जाने का, क्योंकि और तो कोई फायदा दे नहीं रहे। 10 वर्ष तक का, उसमें एक और प्रोविजन डाल दिया इन्होंने। जैसे हम सेक्शन 61 में क्या कर रहे थे, असेसमेंट, है ना, निर्धारण कर रहे थे, उसके लिए क्या कर रहे थे, सर्वे भूमियों का, ठीक है। और मान लो उस सर्वे में हमने कहा यार इस क्षेत्र में जिसमें आपने 10 वर्ष तक का एरियर का वो इकट्ठा जमा कर दिया है रेवेन्यू, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट हो गया 4 साल बाद ही, तो ऐसा नहीं कि 10 वर्ष का इकट्ठा जमा करने से आप बच जाएंगे, आपसे जो बड़ा हुआ रेंट रेवेन्यू है वो फिर वसूल लिया जाएगा। मतलब सरकार आपको छोड़ गई नहीं रही है, ठीक है। तो 141 हम कर ही चुके हैं, एरियर एंड डिफॉल्टर। अब एरियर और डिफॉल्टर हैं तो भाई ये जमा कर देंगे पैसा, और अगर ये जमा करेंगे तो सेक्शन 142 में बताया गया कि भाई इनको रसीद देने के लिए लायबिलिटी है। तो भाई जिसको भी ये जमा करेंगे वो इनको क्या देगा, रिसीट, ठीक है। 143 भू राजस्व के संबंध में भुगतान के लिए दांडिक ब्याज। तो ये कहते हैं 140 में जो हमें बताया गया है कि भाई आपको 30 जून तक जमा कर देना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तब क्या होगा, प्रथम 12 मास के लिए 12% ब्याज की दर से तो आप पर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। जो भी आपका जो ड्यूज होगा उस पर कितना, पहले 12 महीने तक अगर आप जमा नहीं करते तो 12% की रेट से आप पर इंटरेस्ट लगाया। उसके बाद 12 मंथ के बाद ये जो इंटरेस्ट है वो आ जाएगा 15%। तो पहले 12 माह में 12% तक का, ये 12 माह कब से गिने जाएंगे, 30 जून के बाद से, ठीक है। उसके बाद 15% के बाद। 144 फसलों के मारे जाने पर भू राजस्व की माफी या उसका निलंबन। तो ये जो है सेक्शन, इसमें 2 क्लॉज दिए गए, या तो किसी वर्ष में फसलें मारी गई हैं या सरकार के या किसी लोक ऑफिसर के आदेश के कारण वहाँ फसलें नहीं की गई। जैसे कोविड लग गया, हमने कहा साहब लॉकडाउन लगा दो, अब लॉकडाउन लग गया तो फसलें कहाँ से होंगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में सरकार के आदेश के कारण हम खेती नहीं कर पाए, तो जिन क्षेत्रों में फसलें मारी गई हैं, आपने देखा अखबारों में आए दिन आता है ओले गिर गए, है ना, किसान ओलों के पास बैठ जाता है,
ऐसे सिर पकड़ के, बोलो हमारी वो माफ़ कर दो, तो वो इसी प्रोविज़न की वजह से होता है रेवेन्यू माफ़। तो 2 कारण से रेवेन्यू माफ़ किया जा सकता है, ठीक है। कौन से कारण? यदि किसी वर्ष में फसलें मारी गई हैं या किसी राजस्व अधिकारी के या सरकार के आदेश के कारण फसलें नहीं की गई हैं, तो भू राजस्व को निलंबित किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है ना। या तो सीधा सीधा माफ़ कर देंगे या टाइम दे देंगे कि भाई अगली साल या 2 साल बाद दे देंगे, दोनों ही काम कर सकते हैं। वन 145 सेक्शन वाइज कर ले। मांग की सूचना, भाई ये जो 147 मांग की सूचना ही कह रहे हैं कि जो भी रेवेन्यू जिस पर भी ड्यू है उस पर हम एक सूचना की तामील करेंगे कि भाई आपका इतना रेवेन्यू ड्यू है वो हमें दे दो, ठीक है। इतनी सी बातें तहसीलदार कराएगा बकाया की वसूली के लिए। अब बकाया की वसूली की बात कब आएगी? 30 जून के बाद। 30 जून के बाद बकाया हो गया, क्योंकि बकाया शब्द कब यूज होगा? उससे पहले तो वो क्या था? रेवेन्यू। और 30 जून के बाद क्या हो गया? वो एरियर। तो एरियर के लिए हम मांग करेंगे। एरियर वो कब बना? 30 जून के बाद, है ना। तो जो नोटिस की तामील की जाएगी तहसीलदार प्रत्येक भूमि स्वामी पर जो भी लायबिलिटी हो, सेक्शन 138 में जिसकी भी लायबिलिटी है कि भाई इसके द्वारा रेवेन्यू दिया जाएगा, उस पर बकाया की मांग की सूचना की तामील की जाएगी तहसीलदार के माध्यम से। 146 में सेक्शन वाइज पूछा जाता है ये, ठीक है। 141 ये भी बहुत महत्वपूर्ण है सेक्शन वाइज। 137 130 मतलब ऑलमोस्ट आप तो सिक्वेंस से करते चलें। फिर आता है अब 147, ये वो सेक्शन है कि बकाया की वसूली के लिए आदेशिका। आपने जितने भी एक्ट देखे होंगे सब में जितना भी जुर्माना वसूला जाता है भू राजस्व की वसूली की, भू राजस्व के बकाया की तरह वसूल किया जाता है। तो जहां कहीं भी आपको किसी भी एक्ट में, किसी भी, चाहे वो सिविल हो चाहे क्रिमिनल, कहीं पर भी लिखा है भू राजस्व के बकाया की तरह, तो आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? 147 में, है ना, LRC, क्योंकि यहाँ पर पूरी प्रोसीडिंग दी गई है। तो प्रोसीडिंग क्या है? जितना भी एरियर्स ड्यू है उसको कैसे वसूला जाएगा? आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को या तो अटैच किया जाएगा, है ना, या तो क्या मतलब अटैच ही किया जाएगा, और उसको नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकता है। और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको लीज पर भी दिया जा सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज पर भी दिया जा सकता है। क्लियर? कैसे कैसे किया जाएगा? पहले अटैच करेंगे, मूवेबल इमूवेबल दोनों ही, है ना। अब मूवेबल प्रॉपर्टी को तो आप लीज पर दे नहीं सकते, तो मूवेबल इमूवेबल दोनों को अटैच किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसको लीज पर भी दिया जा सकता है। लीज पर दिया जाता है सेक्शन 154A के प्रोविजन के हिसाब से। वहां पर दिया जाता है एक बार में 10 वर्ष तक की लीज। कितनी? 10। सरकार क्या करती है? जब सरकार को लगता है इस भूमि से रेवेन्यू नहीं वसूला जा रहा है तो क्या करती है? उसको 10-10 वर्ष के हिसाब से लीज पर दे देती है, और उससे जो फायदा होता है उससे अपना रेवेन्यू वसूलती है ना। उस पर खेती कराने की व्यवस्था करती है और लीज वसूलती है। यहाँ पर वैसे तो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन मेंस के हिसाब से अपन थोड़ा सा देख लें। यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो पहले तो आप देख लें मूवेबल प्रॉपर्टी से वसूला जा सकता है, फर्स्ट क्लॉज। सेकंड क्लॉज से बी जो क्लॉज है, बी 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 3 बार बी, ठीक है ना, ये जो क्लॉज है ये बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो पहले हम जो बात कर रहे हैं, ध्यान से सुन लें, पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम उस भूमि से अटैच कर रहे हैं, उस भूमि को रेवेन्यू वसूलना है जिस पर एरियर ड्यू है। कौन सी भूमि? जिस पर एरियर ड्यू है। तो एरियर ड्यू है जिस पर, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? अटैच कर सकते हैं और विक्रय के माध्यम से भी वसूल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम उस भूमि की बात कर रहे हैं जिस पर अन्य खाते पर, जिस पर एरियर ड्यू नहीं है, ठीक है, जिस पर एरियर ड्यू नहीं है। एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन एरियर ड्यू नहीं है, तो एरियर ड्यू नहीं है तो हम उसको कुर्क कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं। लेकिन जो कि उस पर एरियर ड्यू नहीं है, उस भूमि की गलती नहीं है, तो आप उसको लीज पर भी दे सकते हैं विक्रय ना करके, ठीक है। और यदि कोई अन्य भूमि है जो एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है, अभी हम दोनों बात कर रहे थे कौन सी भूमि की? एग्रीकल्चर लैंड की। लेकिन यदि कोई ऐसी लैंड है जो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, हो सकता है आपका घर हो, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या करेंगे? अटैच करेंगे और सेल कर देंगे। यहां पर हम लीज पे क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, घर में खेती कैसे करोगे? आजकल घर में भी खेती की जा सकती है ना। क्या होते हैं उसको?
हाइड्रोपोनिक, टेरेस गार्डन, हाइड्रोपोनिक पानी के पाइप लगा देते हैं उसमें, टेरेस गार्डन आजकल लोग उसी का बना रहे हैं, और उस पर इतनी खेती की जा सकती है, कम से कम आपका घर नहीं आपका मोहल्ला मतलब फ्रूट्स ले लेगा। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक। पानी से खेती है, जो पाइप होते हैं ना, पाइपलाइन अपने यहाँ सीवर के पाइपलाइन या इसके नलों के 4 इंची 6 इंची, उसमें पानी से खेती खैर की जा सकती है, लेकिन हम उसको नहीं ले रहे हैं हाइड्रोपोनिक को। तो इतनी बात समझ में आ गई। जिस पर एरियर ड्यू है उसको हम कुर्क भी कर सकते हैं, सीधा विक्रय कर दो। लेकिन एग्रीकल्चर लैंड जिस पर एग्रीयर ड्यू नहीं है उसको हम कुर्क कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, पट्टे पर भी दे सकते हैं, ठीक है ना। और ऐसी लैंड जो एग्रीकल्चर लैंड ही नहीं है तो उसको हम, चूंकि वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है तो हम लीज पर नहीं दे सकते, क्योंकि लीज पर हम देते ही इसलिए है कि हम जिसको लीज पर दे रहे हैं वो उस पर खेती करे और हमें रेवेन्यू, तो हम उसको क्या करेंगे? विक्रय। अब इसमें कुछ क्लॉज बताए गए हैं। प्रोविजो, प्रोविजो कहता है कौन कौन सी चीजें कुर्क नहीं की जाएंगी। तो मैं इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं, एक्चुअल में ये चीजें बड़ी जेनाइन है ना। लोगों के पहनने के कपड़े, खाने के बर्तन, इस तरीके की चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो महिलाएं धार्मिक रूढ़ी या प्रथा के अनुसार अपने से अलग नहीं कर सकते, ऐसी जो ज्वेलरी है वो भी है ना, जैसे मंगलसूत्र, बिछी वगैरह, इस टाइप की चीज़ें हैं वो, ठीक है। दूसरा एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वो, इलेक्ट्रॉनिक यूज से चलने वाले जो भी आपके वो हैं इंस्ट्रूमेंट, उनके अलावा मतलब उनके अलावा जितने भी, जैसे हल, गैती, फावड़े, ये नहीं किए जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक यूज से चलने वाले जितने भी वो हैं इक्विपमेंट वो अटैच किए जा सकते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं कि भाई आप अपनी मेहनत से खेती करो, हल चलाओ, है ना कि ट्रैक्टर चलाओ, मशीनें चलाओ, मेहनत करो। तो आप खेती करने के लिए आपके लिए बीज वगैरह वो थोड़े थोड़े छोड़ दिए जाएंगे। तो कॉमन सेंस पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ मैं, इतने से काम आपका चल जाएगा, और इतना दिमाग में भी रहेगा तो भी आपका काम चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक यूज वाली जो चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक से चलती हैं वो अटैच कर ली जाएंगी, है ना। ये सब किसके लिए है? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। एक और प्रोविजो आता है, उसमें बताया जाता है, नेक्स्ट जो प्रोविजो, अनुसूचित क्षेत्रों में 6 हेक्टेयर से कम भूमि और अन्य क्षेत्रों में 4 हेक्टेयर से कम भूमि धारित करता है। यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित क्षेत्रों में 6 हेक्टेयर से कम भूमि और उसके जो क्षेत्र हैं उनमें 4 हेक्टेयर से कम भूमि धारित करता है, तो फिर क्या होगा? वो भी अटैच नहीं किया जाएगा, है ना। और जो शेड्यूल एरिया हैं वो कौन से हैं? यहां पर आपको याद करना पड़ेगा। शेड्यूल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल में दिए गए? शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। शेड्यूल 6 में हमें केवल 4 अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बताए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसके अलावा जितने भी आते हैं, मध्य प्रदेश तो आएगा नहीं उसमें, तो नो डाउट वो कहाँ कवर होगा? शेड्यूल 5 में, है ना। तो अनुसूचित 6 की कंडिका, अनुसूचित 5 की कंडिका 6 में जो अनुसूचित क्षेत्र बताए गए वो बताए गए हैं, ठीक है ना। अनुसूचित क्षेत्रों को कहाँ डिफाइन किया गया है? क्षेत्र नहीं, सॉरी, SC ST को कहाँ डिफाइन किया गया है? आर्टिकल 366 क्लॉज 25 और 24, है ना। 23 या 20, हाँ 25, 24, 25 में डिफाइन किया गया है। ये याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे जा सकते हैं SC ST कहाँ डिफाइन किए गए। क्लॉज 3 देख लें, अगर किसी पे 50 लाख रुपए से अधिक का एरियर है तो उसको 15 दिन के लिए सिविल कारागार में भेजा जा सकेगा, और अगर वो भुगतान कर देता है तो बीच में छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 50 लाख रुपए से अधिक का, तब उसको 15 दिन के लिए भेजेंगे, बाकी सब छोड़ दें। 154A पर आ जाएं। 153 देख लें, परचेसर टाइटल, क्रेता का हक। तो किसी भूमि में अगर मान लो किसी 147 में कोई भूमि बेच दी गई है तो क्रेता उसमें टाइटल, जो परचेजर है उसमें टाइटल कब आ जाता है? तो उसमें टाइटल आ जाता है जिस दिन, वो लास्ट लाइन देखें, जिस दिन पूर्ण धन जमा कर दिया जाता है। पूरा धन जिस दिन जमा कर दिया जाता है उस दिन उसमें टाइटल आ जाता है। और पूरा धन आप कब जमा करते हैं? 15 दिन। कौन से 15 दिन में? जिस दिन से बोली लगी है। देखें, जिस दिन बोली लगती है अकॉर्डिंग टू CPC ऑर्डर 21, आई थिंक रूल 84 के आसपास होगा, 84, 84 है, हाँ 84। उसमें ये बताया गया है कि जब भी नीलामी ऑक्शन के द्वारा कोई प्रॉपर्टी अटैच करके बेची जाती है तो आपको ऑन द स्पॉट, जब बोली लगाई जाती है, बोली आपके नाम छोड़ दी जाती है ना, 1,01,000, 1,02,000, 1,03,000, जैसे ही 3 बोले आप 25% अमाउंट जमा करेंगे,
और उसके 15 दिन के भीतर भीतर आपको बाकी का 75% अमाउंट जमा करना होगा। ये रूल है। अगर नहीं करते हैं तो यहाँ जो नीलामी है वो कैंसिल कर दी जाती है और आपकी जो प्रॉपर्टी, जो भी आपने अमाउंट जमा किया है, ठीक है ना, वो या तो आपको दे दिया जाएगा और सरकार चाहे तो उसको जब्त भी कर सकती है। ये डिपेंड करता है वो लोग क्या डिसीजन लेते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो पैसा कब तक जमा करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो संपत्ति बेची जा रही है वो नीलामी द्वारा ही बेची जाएगी। जहाँ कहीं भी लिखा हुआ है कुर्की के बाद विक्रय होता है तो वो विक्रय बाय ऑक्शन होता है, नीलामी के माध्यम से ही होता है, वैसे नहीं होता कि किसी को भी दे दो, ठीक है। तो 15 दिन के भीतर जब पूरा जमा पैसा कर दिया जाता है तब उसमें क्रेता का हक, टाइटल, यानी कि क्रेता उसका स्वामी माना जाएगा। 154A, तो 154A में आपको केवल ये देखना है कि यहाँ पर जो दिया जाएगा पट्टे पर 10 वर्ष तक के लिए कलेक्टर दे सकता है। ये वही है जो सेक्शन 147 में आ रहा था कि कलेक्टर उसको लीज पर दे सकता है। तो यहां पर कितने समय के लिए दे सकता है लीज पर? 10 ईयर्स। बस इतना कर लें, बाकी सब छोड़ दें। सेक्शन 155 सेक्शन वाइज कर लें, 156 सेक्शन वाइज कर लें, चैप्टर 12 पे आ जाएं। क्या किया हुआ देख लेते हैं। अरे कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर वो नियम बताएगा। अच्छा चलो तहसीलदार कर लो। हाँ तहसीलदार दे रहा है, कलेक्टर द्वारा बनाए गए नियत शर्तें ऐसी जो नियत किए जाएंगे उन पर। चलें, अब आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, लैंडलॉर्ड, भूस्वामी। इसको भूधारी बोला गया है, टैनर होल्डर। तो यहां पर एक बात देख लेना जरूरी है, जब हमने ये कह दिया सेक्शन 57 में, इसको समझ लें अच्छे से, जब हमने ये कह दिया 57 में कि भाई समस्त भूमियां राज्य सरकार की होंगी, ठीक है ना, तो फिर उसमें भूमि स्वामी कौन होगा? सारी भूमियां तो राज्य सरकार की हैं। तो फिर उन्होंने ये बताया कि अगर कोई व्यक्ति, सेक्शन 157 158 में बताया, अगर कोई व्यक्ति उस भूमि पर, जैसे हमने 5 वो बताए थे क्षेत्र, है ना, एरिया हमने 5 बताए थे, कौन से? मध्य महाकौशल, मध्य भारत, भोपाल, विंध्य, सिरोंज, ये 5 क्षेत्र बताए थे, 5 एरिया बताए थे हमने, ठीक है। अगर इन क्षेत्रों में अलग अलग नाम से कोई व्यक्ति, क्योंकि उस वक्त गवर्नमेंट, हर क्षेत्र की अपनी एक गवर्नेंस थी, उसके हिसाब से उसमें जो भी उनको नाम दिया गया था, उसमें बताया इस नाम से अगर इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति भूमि धारण करता है तो उसको हम क्या मानेंगे? 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को क्यों? क्योंकि तभी तो लागू हुआ था। उस दिन से हम उसको मानेंगे लैंडलॉर्ड, भूमि स्वामी, ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य हक में धारण करता था तो उसके लिए जो भी प्रोविजन होगा हम देखेंगे वो कौन था। तो इसमें पहले तो हम सेक्शन, और इसमें बताया गया कौन कौन व्यक्ति भूमि स्वामी होंगे। और केवल यही नहीं, जब आपसे ये पूछा जाता है कि भूमि स्वामी कौन होगा तो ये सेक्शन भी लगेगी। इसके बाद हमारे यहाँ 246 भी लगेगी, और भी सेक्शन आएंगी जिसमें हम किसी व्यक्ति को भूमि स्वामी के राइट दे रहे हैं। ये क्वेश्चन जो मेंस का बनेगा सबको मिलाकर बनेगा कि भूमि स्वामी कौन कौन होगा। ठीक है, वो सिस्टम खत्म हो गया 65 वाला। उसमें लिखा है ना सर 91 से पहले जो भूमि पट्टे पर दी गई थी उनको फ्री होल्ड भूमि स्वामी माना जाएगा। नहीं, वो इसी में होगा। चलें, तो पहले तो ये कहते हैं क्लास ऑफ टेनर, भूमि स्वामी का वर्ग। तो भैया भूमि स्वामी उनका राज्य से भूमि धारित करने वाले व्यक्तियों का एक ही वर्ग होगा जिसको हम भूमि स्वामी के नाम से जानते हैं। कौन होगा वो? भूमि स्वामी, टेनर होल्डर, ठीक है, राज्य से जो भी व्यक्ति भूमि धारित करते हैं। अब ये कहते हैं भूमि स्वामी कौन होगा, ठीक है, उनमें से ये कहते हैं जो भी राज्य से भूमि धारण करते हैं वो भूमि स्वामी कहलाएंगे, किसी वर्गों का वो जो नीचे बताए गए हैं, ठीक है, और कुल मिलाकर वो भूमि स्वामी कहलाएंगे।
इन अधिकारों में। एक्चुअल में हो सकता है ये ऑलमोस्ट वो लोग दिए गए जो किसी ना किसी तरीके से उसमें कृषक थे। कब? 2 अक्टूबर 1959 को इन्होंने कहा जैसे ये एक्ट लागू होगा तो जो व्यक्ति भी उस भूमि में इस नाते राइट रखते थे वो सब कौन हो जाएंगे? भूमि स्वामी। ठीक है, इसके बारे में हमें इस सेक्शन को नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है सेक्शन 259 को, वो ज़्यादा ईजी है। जैसे महाकौशल क्षेत्र में कौन हो जाएंगे? महाकौशल क्षेत्र में तो हम भूमि स्वामी बोलते थे हम। 259 निकाले सेक्शन। महाकौशल क्षेत्र में कौन थे? है ना, तो महाकौशल क्षेत्र में जो भूमि स्वामी के अधिकार के नाते जो भूमि स्वामी थे वो भूमि स्वामी समझे जाएंगे। मध्य भारत क्षेत्र में माफीदार, इनामदार, छूट खातेदार कृषक, है ना। भोपाल क्षेत्र में दखलकार, अगर किसी व्यक्ति को वहां दखलकार बोला जाता था तो वो कौन कहलाएगा? भूमि स्वामी। इसी तरीके से सिरोंज क्षेत्र में, इसी तरीके से विंध्य प्रदेश क्षेत्र में जिन जिन व्यक्तियों का नाम आया है तो वो सब कौन कहलाएंगे सेक्शन 158 में? भूमि स्वामी। एक्चुअल में प्री के हिसाब से मैं इसको 158 को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो 259 से आप काम चला लें। ठीक है, 259 वहाँ मेंशन कर लें सेक्शन 158 पर, तो आपके दिमाग में रहेगा। वैसे ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी दी गई हैं 158 में, लेकिन बड़ी लंबी चौड़ी दी गई इस सन में, इस एक्ट के तहत, वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्षेत्र याद करने हैं। महाकौशल में भूमि स्वामी, मध्य भारत में माफीदार, इनामदार, है ना, छूट खातेदार, और भोपाल में दखलकार। ठीक है ना, इस तरीके से आपको याद करना है। अब हम आ जाते हैं सब क्लॉज 2 पर 150। तो सब क्लॉज 1 के लिए आप क्या कर लें? 259, उससे काम चल जाएगा, क्योंकि ये आप करते रहेंगे तो आपको बड़ी परेशानी आनी है और ऑब्जेक्टिव उसी में से आएगा। अब आ जाता है किसी ऐसे देसी राज्य को जो मध्य प्रदेश के राज्य का भाग है, शासक। तो जो शासक हैं, देसी राज्य के शासक, उनके संबंध में उनकी जो भी भूमि होगी उसके संबंध में उसको भूमि स्वामी माना जाए। अब ये शासक कौन है ना, तो देसी राज्य और शासक को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 366। तो देसी जो शासक होते हैं वो क्लॉज 22 में है, और जो देसी राज्य होते हैं वो क्लॉज 15 में। ये आगे दिया गया है हमें एक्सप्लेनेशन में, इसी एक्ट में। जैसे हमने अभी बात की थी ना, SC ST कहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, तो 24 और 25 में। इसी तरीके से देसी राज्य कहाँ डिफाइन किए गए हैं, उसके 366 के क्लॉज 15 में, और शासक डिफाइन किए गए 22 में। ठीक है, तो एक जो देसी राज्य के शासक थे उनके द्वारा धारित भूमि के संबंध में वो कौन समझे जाएंगे? भूमि स्वामी। अब आता है 3, क्लॉज 3। तो ये सब भूमि स्वामी के टाइप हैं। क्लॉज 3 कहता है यदि किसी व्यक्ति को कलेक्टर, वो स्टेट गवर्नमेंट, कलेक्टर या जो भी अलॉटमेंट ऑफिसर था, उसने मध्य प्रदेश में 1992 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किए गए पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी की भूमि धारित करता है। कुल मिलाकर अगर किसी व्यक्ति को कलेक्टर ने, राज्य सरकार ने, कलेक्टर ने या जो है अलॉटमेंट ऑफिसर, आवंटन अधिकारी, उसको कोई भूमि लीज पर दी गई थी, ठीक है ना, उस लीज पर दी गई भूमि को किसी इन तीनों में से किसी ने उसको फ्री होल्ड घोषित कर दिया, यानी भूमि स्वामी के राइट दे दिए, तो वो 1992 से पहले जो लोग भी इस तरीके से लीज धारण करते थे वो सब कौन हो जाएंगे? भूमि स्वामी, जबकि वो प्रॉपर्टी उनको लीज पर दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल ये जो तानसेन नगर है ये पहले लीज पर दिया गया था, टोटल ये तानसेन नगर जहाँ से लगता है टोटल लीज पर था, इसके बाद इसको फ्री होल्ड डिक्लेयर कर दिया गया। आई थिंक 1992 का ये प्रोविजन शायद लगता होगा, है ना। तो अब ये यहाँ पर सब लोग भूमि स्वामी हैं। फिर आता है क्लॉज 2, वो भी यही है भूमि स्वामी अधिकारों में। अच्छा, अभी तक तो हमने क्लॉज इसका जो ए था उसमें क्या देखा था, लीज पर भूमि दी गई थी, उसके बाद हमने उसको क्या दे दिया था, टाइटल डिक्लेयर कर दिया था। यहां पर ये कह रहे हैं आपको आवंटित एज एन टाइटल की गई थी क्लॉज 2 में, तो उसके संबंध में अगर आपको भूमि स्वामी के अधिकार में ही आवंटित की गई थी भूमि, जैसे आबादी भूमि, ठीक है, तो उसके संबंध में भी आप भूमि स्वामी माने जाएंगे। लेकिन इस प्रकार जो भूमि आवंटित की गई है तो उसका प्रोविजो क्या कहता है, वो ये कहता है कि इस प्रकार अगर आपको भूमि अलॉट की गई तो 10 वर्ष तक उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। अगर आपने ट्रांसफर की तो आपका राइट खत्म हो जाएगा। आपको भूमि इसलिए दी जा रही है लीज पर या लैंडलॉर्ड के टाइटल में क्योंकि आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। आपने रिक्वायरमेंट बताई और भूमि लेते ही आपकी रिक्वायरमेंट खत्म हो गई।
तो ये फिर अलॉटमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आप 10 वर्ष तक उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो आपको लीज पर दी गई है और उसमें आपको भूमि स्वामी घोषित कर दिया गया है तो आप भूमि स्वामी माने जाएंगे, और यदि आपको भूमि स्वामी के राइट में दी गई तो भूमि स्वामी माने ही जाएंगे। लेकिन इस तरीके से दी गई भूमि को आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते बिफोर 10 ईयर्स, ठीक है। अब जो लोग भूमि स्वामी हो गए 158 में, वो रेवेन्यू कौन सा देंगे? तो भैया 159 कहती है कि वो रेवेन्यू देंगे यदि वो भू राजस्व का भुगतान कर रहे थे। मान लो महाकौशल क्षेत्र में थे वो, तो वो तो भूमि स्वामी थे, तो वो क्या कर रहे थे? रेवेन्यू दे रहे थे ना, भू राजस्व दे रहे थे, लैंड रेवेन्यू, तो उतना राजस्व। और यदि वो लगान दे रहे थे तो वो ऐसे लगान के बराबर की रकम भू राजस्व के रूप में भुगतान करेंगे। तो यदि वो भूमि स्वामी अधिकारों में भूमि धारण करते थे तो वो क्या देंगे? भू राजस्व। और अगर वो लगान दे रहे थे तो लगान। अब भू राजस्व कौन देता था? या तो डायरेक्ट भूमि स्वामी देता था या सरकारी पट्टेदार देता था, है ना। बाकी लोग क्या देते थे? लगान। तो कुल मिलाकर जो जो कुछ दे रहा था वो वही देगा। लेकिन ये कब तक लागू होगा? 2 अक्टूबर 1959 को। उसके बाद तो फिर लगातार इसमें वृद्धि की जाती रही है। हाँ, जैसे ही एक्ट लागू हुआ, आप भूमि स्वामी बने, तब आप वही देंगे। या 1992 पर आपको भूमि स्वामी अधिकार दे दिए गए, तब आप वही देंगे जो आप उस भूमि के संबंध में दे रहे थे, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहां पर इन शॉर्ट क्या याद करना है? भू राजस्व या लगान, ये ऑब्जेक्टिव है। इतनी लंबी बात के अलावा हम इतना कर लें, या तो आप भू राजस्व देंगे या लगान देंगे जो आप दे रहे थे। 160 सेक्शन वाइज कर लें। 161 ये मेंस का क्वेश्चन है पूरा, और प्री का तो है ही। इसका महत्वपूर्ण नोटी है कलेक्टर, भू राजस्व की कमी। एक बार असेसमेंट कर दिया जाता है, निर्धारण कर दिया गया एक बार, ठीक है। तो क्या इसमें रेवेन्यू ईयर जो आता है हमारा, रेवेन्यू ईयर कब से बताया जाता है? जब से राज्य सरकार डिक्लेयर करे, और डिक्लेयर क्या कर दिया गया? 1 अक्टूबर। तो रेवेन्यू ईयर जो बताया जाता है, ठीक है ना, उससे ये प्रोविजन लागू होगा। तो प्रोविजन ये है कि अगर एक बार असेसमेंट कर दिया गया, किसी भूमि पर रेवेन्यू डिसाइड कर दिया गया है, तो क्या उसमें बीच में कमी की जा सकती है? तो इन्होंने कहा बिल्कुल की जा सकती है, और ऐसी कमी कलेक्टर करेगा, और ऐसी कमी 1 अक्टूबर से लागू होगी। और अगर वो फिर से बढ़ा दी जाती है तो ऐसी बढ़ी हुई अवधि भी 1 अक्टूबर से लागू होगी। ये बात हमें लास्ट में बताई गई है पैरा के। अब कमी की क्यों जाएगी भू राजस्व में? कलेक्टर क्यों करेगा? तो स्वप्रेरणा से आवेदन पर कर सकता है। इसके लिए 5 ग्राउंड इन्होंने बता रखे हैं। पहला आ जाएगा, क्या आ जाएगा? पहला बाढ़ों के परिणाम, है ना, बाढ़ों के परिणाम स्वरूप। एक्चुअल में यहां पर क्या हुआ? बाढ़ वगैरह आई, जिसके परिणाम स्वरूप उनको नुकसान हुआ है, खेती के अयोग्य हो गई है भूमि, बाढ़ वगैरह आई, ठीक है। दूसरे दो क्लॉज हैं, वो आते हैं कि वहां पर इतनी सुविधाएं हो गई थी कि उसकी वजह से, जैसे हमने कुएं वगैरह, सिंचाई की सुविधा, इरिगेशन के लिए काफ़ी सुविधाएं कर ली, ठीक है ना। और उन सुविधाओं की वजह से वहाँ पर जो रेवेन्यू बढ़ाया गया था, ज़्यादा कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर सुविधा ज़्यादा आई थी। जैसे हमने बात की थी ना, सर्वे, लैंड सर्वे क्यों होता है? ये देखा जाता है वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, सुविधाओं के हिसाब से हम बढ़ा हुआ रेवेन्यू लेंगे। तो बढ़ा हुआ रेवेन्यू क्यों लिया जा रहा था क्लॉज 2 और 3 में? क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं ज़्यादा थी खेती करने के लिए। पहली जो बात है क्लॉज 2 में, वो सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी गई थी, सिंचाई के स्रोत वगैरह वो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, और भूमि स्वामी की गलती ना होने के बावजूद भी वो बेमरम्मत पड़े हुए हैं, उनसे सिंचाई हो नहीं रही। दूसरी बात है, प्राइवेट भूमि स्वामी ने अपने खर्चे से, अपने एफर्ट से ऐसी सुविधाएं एकत्रित कर ली थी जो भूमि को अधिक लाभ दे सकती थी, लेकिन वो भी भूमि स्वामी की गलती ना होने के कारण बेमरम्मत पड़ी हुई है, ठीक है। आपने ट्यूबवेल लगवाया, सरकार वहाँ लाइट ही नहीं दे रही, तो इसमें भूमि स्वामी की तो गलती नहीं। तो दोनों वजह से आपके यहाँ जो रेवेन्यू बढ़ाया गया था, ठीक है ना, अब उससे उतनी खेती हो नहीं पा रही है, तो फिर रेवेन्यू कम किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेवेन्यू ऑलरेडी ज़्यादा डिसाइड कर दिया गया था, रेवेन्यू जितना जो दर थी उससे ज़्यादा डिसाइड कर दिया गया, तो वो तो कम करनी पड़ेगी, है ना। और नेक्स्ट आ जाता है भूमि कम हो गई है, जितनी भूमि थी हमारे पास वो कम हो गई। अब ये बड़ी अजीब सी बात है, भूमि कैसे कम हो जाती है? तो हमें जो भूमि केवल एक ही कंडीशन में कम होती है, या वो तो प्राकृतिक कारणों से कैसे होती है? जलोढ़ के कारण। जलोढ़ यानी कि हमें रेवेन्यू दे रहे थे हम नदी से लगी हुई भूमि के पास। अब नदी से लगी हुई भूमि पे आप गर्मियों में तो खेती कर लोगे, बरसात आते ही वो भूमि जल प्लावन हो जाएगा,
सेक्शन 204 में बताया गया जलोढ़ जल प्लावन, है ना, 203 है या 204 है, 204, तो उसमें जलोढ़ जल प्लावन बताया गया। उसमें अगर भूमि आप नदी से लगी हुई भूमि पर खेती कर रहे हैं, ठीक है, उसके कारण आपसे रेवेन्यू, वहां पर प्रोविजन है कि अगर जलोढ़ भूमि आधा हेक्टेयर से ज़्यादा है तो आधा हेक्टेयर तक तो आप फ्री में वो कर लो खेती, क्योंकि वो किसकी होती है, गवर्नमेंट की। उससे ज़्यादा पे कर रहे हो तो फिर आपको उस पर रेवेन्यू देना पड़ेगा। तो इसलिए दे रहे थे, बाढ़ आ गई या नदी, बरसात में नदी फुल हो गई तो वो खेती हमारे हाथ से चली गई, जमीन, तो जमीन हो गई कम। तो जब जमीन ही कम हो गई तो हम रेवेन्यू भी कम देंगे, ठीक है ना। या फिर हमने ज़मीन का विक्रय कर दिया और हमारे पास ज़मीन कम हो गई तो हम कहेंगे साहब हम बची हुई ज़मीन के लिए देंगे जितनी बची हुई है। तो कुल मिलाकर जो भूमि थी उसके क्षेत्र में कमी आ गई किसी भी कारण से। तब तो ये 5 क्लॉज देख ले, बाढ़, क्लॉज 2, 3 सिंचाई के स्रोत, क्लॉज 4 अधिक भू राजस्व और क्लॉज 5 भूमि में कमी। तो इस कारण से हम, अगर ये है तो हम कलेक्टर को एप्लीकेशन करेंगे, कलेक्टर राजस्व में कमी कर देगा और अगले रेवेन्यू ईयर से वो कमी लागू होगी। और यदि किसी कारण से भूमि में रेवेन्यू बढ़ाना है, सिंचाई के स्रोत सही हो गए हैं, है ना, फिर से पानी नदी का नीचे चला गया है, तो ऐसी स्थिति में रेवेन्यू बढ़ाया जाएगा। तो कलेक्टर रेवेन्यू बढ़ा सकता है, लेकिन वो वसूला जाएगा नेक्स्ट रेवेन्यू ईयर से, ठीक है। और कोई ऑब्जेक्टिव है इसमें? नहीं। चले, डिवोल्यूशन न्यागमन, तो भाई ये उस वक्त की बात कर रहे हैं जो भूमि स्वामी है वो मर जाता है तो उसके अधिकार कैसे जाएंगे किसी व्यक्ति में। तो इसमें 3 शब्द उपयोग किए गए हैं, इनहेरिटेंस, सर्वाइवरशिप और बिक्वेस्ट, विरासत, उत्तरजीविता और वसीयत। 3 माध्यम से मृत्यु पर, भूमि स्वामी की यदि मृत्यु होती, 3 माध्यम से उसके जो राइट्स हैं वो किसी अन्य व्यक्ति में चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि 164 में भी बताया गया है कोई व्यक्ति कैसे भूमि स्वामी होगा। यदि उसका असली भूमि स्वामी मर जाए तो उसके जो उत्तराधिकार है, उत्तराधिकारी है, एलआर्स हैं, उनको कैसे कैसे मिलेगी, विरासत, उत्तरजीविता और वसीयत में, ठीक है। अब आ जाता है सेक्शन 165, ट्रांसफर से रिलेटेड है 165। तो यहां पर अब हम जो एक्चुअल में ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहां से, जैसे 164 से हमने बात की, तो 164 से हम ये पढ़ रहे हैं, इसमें एक और, हाँ, 164 से हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई भूमि कैसे कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे कैसे एक जो राइट है दूसरे में। एक तो उन्होंने डिवोल्यूशन बता दिया, है ना, और ये ट्रांसफर साफ तौर पर कह ही रहे हैं। इसके बाद 168 में ये भी बोल देंगे कि लीज, है ना, और कंसोलिडेशन के बारे में भी बात करेंगे, खातों की चकबंदी। आई थिंक 167 में खातों की चकबंदी होगी। तो इस तरीके से 3-4 तरीके उन्होंने बता दी कैसे कैसे भूमि का ट्रांसफर होगा एक भूमि स्वामी से दूसरे भूमि स्वामी में। तो ये डिवोल्यूशन उन्होंने बता दिया, विरासत, उत्तरजीविता और वसीयत द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके जो अधिकार है किसी अन्य व्यक्ति में संक्रांत हो जाएंगे। अब 165 की बात करते हैं, बड़ा सेक्शन है, काफी सारे अलग अलग क्लॉजेस है इसके। तो पहले तो एक सब क्लॉज 1 में कहते हैं कि भाई ठीक है, जितनी भी है, ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर, तो हम भूमि स्वामी की भूमि है, वो अपने भूमि के राइट किसी भी व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है। वो उसको मॉर्गेज कर सकता है, वो उसको लीज दे सकता है, वो उसको सेल कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। वो किसी को बिल कर सकता है, जैसे 164 में बिल की बात हमने कर ली वसीयत द्वारा, ठीक है, कुछ भी कर सकता है। तो इन्होंने लेकिन ये कहा कि ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। ट्रांसफर कैसे करेंगे आप? ट्रांसफर सेल करेंगे, मॉर्गेज करेंगे, है ना, गिफ्ट भी कर सकते हैं आप। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी ट्रांसफर के तरीके बताएं सब कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये बता रहे हैं ये जितने भी ट्रांसफर है वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ लागू होंगे। बेसिकली ये बताने के लिए नहीं दी गई सेक्शन के ट्रांसफर कौन से होंगे। ये सेक्शन इसलिए उस पर रिस्ट्रिक्शंस क्या है, एग्रीकल्चर लैंड पर केवल, तो उसके लिए सेक्शन 165 है। बाकी ट्रांसफर के लिए तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर पहले तो उन्होंने 165 में कहा क्लॉज 1 में आप सभी प्रकार के ट्रांसफर कर सकते हैं जो आप टीपी में कर सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा है इसमें टीपी में कर सकते हैं, लेकिन लीज को छोड़कर। ऐसा नहीं कि आप लीज नहीं कर सकते, लेकिन लीज थोड़ा बड़ा प्रोविजन है, तो उन्होंने कहा उसको सेपरेटली हम 168 में बात करेंगे। तो लीज के प्रोविजन उन्होंने क्या कर दिया, उसके बारे में 168 में बात करेंगे। तो बाकी पहले क्लॉज में क्या लिखा हुआ है कि आप 168 के उपबंधों को छोड़कर सभी प्रकार के ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल ट्रांसफर आ गया। अब सब क्लॉज 2, 3 ये जो हैं
ये मॉर्गेज से रिलेटेड है। कौन से 2 और 3। तो मॉर्गेज ट्रांसफर और प्रॉपर्टी एक्ट में कितने प्रकार के बताए गए हैं, है ना, 6 प्रकार के मॉर्गेज हैं। तो ठीक है, आप ये कहते हैं कि आप मॉर्गेज कर दो, जितना करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपनी भूमि का, कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि का मॉर्गेज कर सकता है, लेकिन उसको पहला रिस्ट्रिक्शन ये है, कोई भी मॉर्गेज वो कर सकता है कि 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित भूमि उसके पास बची रहनी चाहिए, इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड, 5 एकड़ इरिगेटेड और 10 एकड़ नॉन इरिगेटेड। इस सेक्शन के लास्ट जो एक्सप्लेनेशन दिया गया उसमें लिखा हुआ है 1 एकड़ इरिगेटेड इक्वल टू 2 एकड़ अनइरिगेटेड, ठीक है। इसका ये तो जरूरी नहीं है 5 एकड़ और 5 एकड़ सिंचित और 10 एकड़ असिंचित ही हो। अगर आपके पास 5 एकड़ सिंचित भूमि है तो नो डाउट वो 10 एकड़ असिंचित भूमि के बराबर ही मानी जाएगी। आपके पास 8 एकड़ सिंचित, आपके पास 8 एकड़ असिंचित नॉन इरिगेटेड लैंड है, और अगर 1 एकड़ इरिगेटेड लैंड है तो 1 एकड़ कितने के बराबर हो गई, 2 एकड़ के बराबर। तो टोटल 8 + 2 कितना होगा, 10 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड। तो किसी भी तरीके से अगर इतनी बची हुई है आपके पास तो इतनी बची रहनी चाहिए, तब आप मॉर्गेज करेंगे। पूरी भूमि आपने मॉर्गेज कर दी तो वो एग्रीकल्चर लैंड में लागू नहीं होगा। ये प्रोविजन जो हम पढ़ रहे हैं सब क्लॉज 2 और सब क्लॉज 3, ये केवल एग्रीकल्चर लैंड पे लागू होंगे, ऐसा दिया भी है, आगे मिलेगा, कर लेना। तो पहला सबसेक्शन 2 क्या कहता है, आप ट्रांसफर करें लेकिन 5 एकड़ इरिगेटेड या फिर 10 एकड़ अनइरिगेटेड लैंड आपके पास बची हुई नहीं रहना चाहिए मॉर्गेज की कंडीशन में। तो ये रिस्ट्रिक्शन है। फिर क्लॉज 3 आता है रिलेटेड टू यूजुफैक्चरी मॉर्गेज, भोग बंधक। यदि आप भोग बंधक करते हैं तो भोग बंधक आप केवल 6 साल के लिए करेंगे, ठीक है। यदि आपने 6 साल से ज़्यादा का भोग बंधक कर भी लिया है यूजुफैक्चरी मॉर्गेज, तो ये माना जाएगा कि वो 6 साल के लिए ही है। और 6 साल होने के बाद यदि मॉर्गेजी आपको पोजीशन वापस नहीं करता है तो फिर तहसीलदार को आप एप्लीकेशन करेंगे, तहसीलदार उसको बाहर करेगा और आपको आपका पोजीशन दिलवाया जाएगा। इतनी बात क्लियर है। तो यूजुफैक्चरी मॉर्गेज की हम बात कर रहे हैं, 6 साल से ज़्यादा के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। तो तहसीलदार उसको कब्जा दिलवाएगा। परंतु इसका क्लॉज का लास्ट प्रोविजो क्या कहता है कि ये केवल एग्रीकल्चर, ये मॉर्गेज से रिलेटेड प्रोविजन है वो केवल एग्रीकल्चर, सबसेक्शन 2 के जो प्रोविजन है वो केवल एग्रीकल्चर पर्पस के जो लैंड है उस पर लागू होगी, अन्य पर नहीं। क्लियर। नेक्स्ट आता है क्लॉज 3। तो अगर यूजुफैक्चरी मॉर्गेज से भिन्न कोई भी बंधक है, उसमें जो इंटरेस्ट की रेट है वो जितने में वो जो उसका ब्याज की कुल रकम बंधकदार द्वारा दी गई मूल रकम के आधे से अधिक नहीं होगी। क्या होता है, आपने जो आपका मॉर्गेज मनी थी वो पेड नहीं की, मॉर्गेज आप वापस नहीं ले पाए, तो इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा क्योंकि मॉर्गेज दिया ही इंटरेस्ट पे जाता है। लेकिन ये कहते हैं अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड के यूजुफैक्चरी मॉर्गेज के अलावा 5 प्रकार के मॉर्गेज में किसी में भी, तो ब्याज की जो इंटरेस्ट है, टोटल जो रकम आपने रेंट मतलब डेप्ट ली थी, जो भी ऋण लिया था, जैसे आपने 1 लाख रुपए लिए तो इंटरेस्ट की रेट 50,000 रुपये से ज़्यादा से नहीं होगी, है ना। तो ये उन्होंने ओवरऑल यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में इसलिए क्लॉज इंटरेस्ट का लागू नहीं होगा क्योंकि यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में इंटरेस्ट का कोई क्लॉज होता ही नहीं है। उसमें तो ये होता है कि जो है ये राशि है, इतना इंटरेस्ट इस पर क्रिएट होता है, उतना आप जो भी उसका फ़ायदा होता है उससे वसूल लें, है ना। लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि 6 साल तक ही वसूलना है, तो 6 साल तक आप जितना वसूल लो, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो चाहे वो इंटरेस्ट हो। तो इसलिए यूजुफैक्चरी मॉर्गेज में ये क्लॉज लागू होगा ही नहीं। तो क्या रूल पढ़े हमने, सबसेक्शन 1 कोई भी ट्रांसफर कर सकते हो लीज के अलावा, लीज हम 168 में ट्रांसफर कर देंगे। बाकी सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 में कहते हैं कि आप मॉर्गेज करें, कोई भी मॉर्गेज कर दें, लेकिन 5 एकड़ सिंचित 10 एकड़ असिंचित बताकर रखें। यूजुफैक्चरी मॉर्गेज 6 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होंगे, और अगर कर भी लेते तो वो 6 साल के लिए ही माना जाएगा, और 6 साल बाद तहसीलदार को आवेदन करके आप कब्जा वापस ले सकते हैं। और बाकी मॉर्गेज में यूजुफैक्चरी मॉर्गेज के अलावा जो इंटरेस्ट की रेट है वो प्रिंसिपल अमाउंट के 50% से ज़्यादा की नहीं होगी। तो यहाँ पर मॉर्गेज का भी खत्म। अब हम बात करते हैं विक्रय। अगर आप अपनी भूमि का विक्रय करना चाहते हैं क्लॉज 4,
तो यहाँ पर एक सीमा बताई गई है, वो सीमा मेरे को भी नहीं समझ में आती क्या है वो क्या नहीं है। इन्होंने बताया कि भाई मान लो 25 एकड़ भूमि, कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप अपनी भूमि को इस प्रकार ट्रांसफर नहीं करेंगे कि जिस व्यक्ति को आप भूमि ट्रांसफर कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसके पास उस लिमिट से ज़्यादा भूमि हो जाए जो प्रिस्क्राइब्ड है। सपोज कि किसी व्यक्ति के पास एग्रीकल्चर लैंड 25 एकड़ प्रिस्क्राइब्ड है ना, कि किसी व्यक्ति के पास 25 एकड़ भूमि है तो वो और भूमि एक्वायर नहीं करेगा, ठीक है। उसके पास ऑलरेडी 20 एकड़ भूमि है और आपने उसको 10 एकड़ भूमि ट्रांसफर कर दी, यानी कि मतलब 25 एकड़ तक तो ठीक है, 5 एकड़ आपने ज़्यादा उसको ट्रांसफर कर दी, तो 5 एकड़ के संबंध में ट्रांसफर लागू नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको कितनी कर दी, 10 एकड़, तो 10 एकड़ में से 5 एकड़ के संबंध में तो ट्रांसफर वैलिड है और बाकी के 5 एकड़ के संबंध में इनवैलिड है। अब 5 एकड़ का क्या होगा मालूम है, ये एसडीओ राज्य सरकार के फेवर में फोरफिट कर देगा। 5 एकड़ जो आपने एक्स्ट्रा ट्रांसफर किया उसका पनिशमेंट है कि 5 एकड़ जो भूमि है, एक्स्ट्रा भूमि जितनी भी आप करेंगे इस क्लॉज के अगेंस्ट, ये यहां पर नहीं दिया गया है, ये कहां दिया गया है 166 में, है ना। तो अगर आपको देखना है ये प्रोविजन तो कहां पर देखेंगे आप, तो निकालने 166। तो अगर 165 क्लॉज 4 के अगेंस्ट आप कोई भी ट्रांसफर करते हैं तो 166 ये बताता है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा ट्रांसफर कर दिया गया है वो राज्य सरकार के फेवर में फोरफिट हो जाएगा। और आप जो जैसे आपने ज़्यादा लैंड ट्रांसफर कर दी है तो उसमें से आप देख लें, आपको समय दिया जाएगा, कितना, हाँ समय दिया जाएगा कि आप चूज कर लें कि कौन सी भूमि आपको चाहिए। 10 एकड़ थी ना, उसमें से कौन सी 5 एकड़ आप रखना चाहते हैं, तो वो आपको दे दी जाएगी और जो बची हुई भूमि है वो राज्य सरकार के फेवर में फोरफिट हो जाएगी। लेकिन आप प्रिस्क्राइब टाइम में ये सेलेक्ट नहीं कर पाते हो कि आपको कौन सी भूमि चाहिए, तो फिर एसडीओ अपने हिसाब से वो भूमि सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो 164 के अगेंस्ट जाओगे, वो सॉरी 165 क्लॉज 4 के अगेंस्ट जाओगे तो क्लॉज कौन सा लागू होगा, 161। तो यहां पर लिख लें चाहे तो आप 165 क्लॉज 4 में। ठीक है, यही लगभग इसी प्रकार का हमें जो प्रोविजन दिया गया है क्लॉज 5 में दिया गया है कि आप डिक्री के एग्जीक्यूशन में भी किसी ऐसे व्यक्ति को भूमि की नीलामी नहीं कर सकते जिसके पास एक लिमिट से ज़्यादा भूमि हो जाएगी। जो इधर था ना ये विक्रय के लिए था और क्लॉज 5 डिक्री के निष्पादन में, डिक्री के एग्जीक्यूशन में विक्रय के लिए, सेम टू सेम। अब आ जाता है क्लॉज 6, ये इस पर ये अलग से भी आ सकता है क्लॉज 6 आपके पास, है ना, कि जो एवरइंडियन ट्राइब्स हैं उसके जो भूमि है वो कैसे ट्रांसफर की जाएगी। तो उसमें 2 रूल आते हैं। पहला, एक तो वो क्षेत्र जो डिक्लेयर हैं ट्राइब्स, है ना, अगर उनको डिक्लेयर किया गया, घोषित अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, डिक्लेयर है, उनमें किसी भी जो भूमि स्वामी है वहां के किसी भी भूमि स्वामी की उस ट्राइब्स के अलावा जो उसी ट्राइब्स का है भूमि कोई भी एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है ना। सपोज कि वहां पर एक ट्राइब्स रहती है, भील रहती है, तो वहां पर उसी क्षेत्र का भील जाति का व्यक्ति ही उस भूमि को खरीदेगा, उससे और कोई नहीं खरीदेगा। ये बात हम कर रहे हैं उस क्षेत्र की जो एबोरिजिनल ट्राइब डिक्लेयर है, ठीक है। जैसे हमने बात किया था डिक्लेयर क्षेत्र कहां पर बताएंगे हम, आर्टिकल 366 क्लॉज 25 है इसके लिए कि 24 है, देख लेंगे, है ना। तो उसमें बताया गया है। लेकिन ऐसे क्षेत्र जो एबोरिजिनल ट्राइब डिक्लेयर नहीं है, पैरा 2 आएगा इस सेक्शन का, सब सेक्शन का, जो एबोरिजिनल ट्राइब्स नहीं है उसकी जो भूमि है वो आप कलेक्टर या उसके समकक्ष श्रेणी के पद श्रेणी के व्यक्ति से परमिशन लेकर ट्रांसफर में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का ट्रांसफर जो होता है, तो ये जो कलेक्टर वाला प्रोविजन आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है सुना हो कि भाई अनुसूचित जनजाति के लोगों की जो भूमि है आप कलेक्टर की परमिशन से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन है वो केवल उन क्षेत्रों में लागू होता है जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र डिक्लेयर नहीं है। जो डिक्लेयर है वहाँ की भूमि तो उसी क्षेत्र का
उसी जनजाति का व्यक्ति ही खरीदेगा, वहां कलेक्टर भी परमिशन नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये 2 क्लॉज हैं, ये 166 के जो क्लॉज थे, क्लॉज 1 में पहली बात बताई थी, क्लॉज 2 में दूसरी बात बता दी गई। लेकिन एक्सप्लेनेशन कहता है कि इसके अंतर्गत पट्टा नहीं आता, यानी कि ये लोग दोनों ही क्षेत्रों में अपनी भूमि को लीज पर दे सकते हैं। ठीक है, लीज यानी 168 में बताया गया है लीज कैसे दी जाएगी। यहां पर अगर ये लीज भी देंगे तो 5 साल से ज्यादा की नहीं दे सकते, क्योंकि 168 कहता है कि लीज आप 5 साल से ज्यादा की दे ही नहीं सकते। बाकी सब छोड़ दें। इसका एक 6C का एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, उसमें भी वही दिया है, कंडे का 6। ठीक है, बाकी सब छोड़ दें, अब हमें नहीं पढ़ना है इसको। वन 166 हम पढ़ चुके हैं, जो 165 क्लॉज 4 पर लागू हो रही थी। ठीक है ना, तो आप अगर भूमि सेलेक्ट कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा भूमि है, तो वो आपको दे दी जाएगी, और यदि आप सेलेक्ट नहीं करते हैं तो भूमि स्वामी अपने हिसाब से भूमि सेलेक्ट कर लेगा और उसको राज्य सरकार के पेपर में राजसात कर देगा। अब आता है 167, चूंकि ये बताता है किसके बारे में, कंसोलिडेशन के बारे में, एक्सचेंज ऑफ लैंड। यहाँ पर जो एक्सचेंज, विनिमय, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में 118 में एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है, तो वो, लेकिन यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो एक्सचेंज की तरह नहीं किया जाएगा, वो किया जाएगा एज एन कंसोलिडेशन, चकबंदी के लिए। यहाँ पर ऐसा लिखा नहीं है चकबंदी, लेकिन इसमें एक लाइन लिखी हुई है जिससे हमें पता पड़ता है कि ये चकबंदी की बात कर रहा है। ये कह रहे हैं खेती की सुविधा के लिए, क्या कह रहे हैं, चकबंदी के प्रयोजनों के लिए या खेती की सुविधा के लिए, प्रयोजनों के लिए। तो चकबंदी बेसिकली की ही खेती की सुविधा के लिए जाती है। चकबंदी का मतलब ये होता है कि भूमि स्वामियों की, किसी क्षेत्र के भूमि स्वामियों की भूमि का ऐसा पुनर्वितरण, है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन, पुनर्वितरण, जिससे कि उनको खेती की सुविधा के लिए लगे हुए भूखंड प्राप्त हो सके। चकबंदी क्या होती है भाई, बिखरी हुई भूमियां हैं, एक भूमि यहाँ है, एक भूमि यहाँ है, एक भूमि यहाँ है, बीच में इधर बी की भूमि, इधर सी की भूमि है, तो हम क्या करेंगे, बी और सी को इधर कर देंगे, ए इधर आ जाएगा, एक साथ भूमियां उसकी आ जाएंगी, तो इसको बोलते हैं लगे हुए भूखंड। ये चकबंदी की डेफिनेशन है 205 में जो दी गई है, कि जिससे ऐसा किसी क्षेत्र की भूमियों का ऐसा पुनर्वितरण जिससे खेती की सुविधा के लिए भूमि स्वामियों को लगे हुए भूखंड प्राप्त हो सके, तो खेती की सुविधा। तो बेसिकली ये जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, विनिमय की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं चकबंदी के लिए। चकबंदी हमारे यहाँ डिफाइन की गई है 205 में, 206 से चकबंदी की प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी। अच्छा चैप्टर है, पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो 167 में एक्सचेंज भी किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक है, चलें, अब आती है लीज। क्या हुआ, क्या ले रहे हैं, इतना कर लें कि कल ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो लीज, जैसे कि हमें 165 क्लॉज 1 में बताया गया था, 168 के प्रोविजन को छोड़कर सारे ट्रांसफर कहां होंगे, 165 में। ठीक है ना, तो 168 उन्होंने लीज को छोड़ दिया गया था। लीज क्या होता है, 105 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लीज को डिफाइन किया गया है, और वहां पर बताएगा राइट टू एंजॉय, राइट टू पोजेशन। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, लीज को अब इन्होंने डिफाइन किया है, देखते हैं। पहली बात इन्होंने कह दी, लीज 5 साल से ज्यादा की नहीं होगी एग्रीकल्चर लैंड की। वैसे आपको करना है करो, है ना, इसीलिए हमने अभी पिछले सेक्शन में बात की थी कि वे एबोरिजिनल ट्राइब दे तो सकते हैं, लेकिन 5 साल तक के लिए, क्योंकि लीज एग्रीकल्चर लैंड की 5 साल से ज्यादा के लिए दे ही नहीं सकते। चलें, तो पहला प्रोविजन ये आ गया। क्लॉज 3 कहता है, अगर पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होता है तो तहसीलदार आपको पट्टे की जो भूमि है वो वापस दिला देगा। क्लॉज 4 देखें, यदि
कोई पट्टेदार पट्टे का अवसान हो जाने पर उपधारा 3 के अधीन तहसीलदार द्वारा पारित तारीख को 7 दिन के भीतर भूमि स्वामी को कब्जा नहीं सौंपता। एक्चुअल में क्लॉज 3 क्या कह रहा था, यदि पट्टे की शर्तों का उल्लंघन होता है तो तहसीलदार पट्टाकर्ता को पट्टेदार से संपत्ति वापस दिला देगा, और यदि वो ऐसा नहीं करता है, 7 दिन के भीतर नहीं करता है। हमने आपको बताया था भी कॉन्सेप्ट कि तहसीलदार जो नोटिस देता है हमेशा 7 दिन का नोटिस देता है कि 7 दिन में ये वाला काम कर दो, ठीक है। तो 7 दिन में अगर आप नहीं करते हो तो फिर क्या होगा, क्या ये समझा जाएगा कि भूमि स्वामी को अनुचित रूप से बेदखल। अरे यार, हाँ मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था, यदि 7 दिन का भूमि स्वामी ने वो तहसीलदार ने किसी व्यक्ति को आदेश दिया कि आप 7 दिन के भीतर ये काम करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अगर 7 दिन के भीतर काम नहीं किया जाए तब क्या होगा, एसडीओ 15 दिन के लिए भेज देगा, है ना। और फिर कुछ कंडीशन में सेकंड टाइम के लिए या नेक्स्ट जो भी टाइम आप ऐसा करते हो तो या तो 3 मंथ या 6 मंथ, ठीक है, ऐसा करेगा। तो ऐसा यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है 250 की प्रोसीडिंग लागू होगी। 250 में फिर यही बताया गया है कि आप फिर वो उसको अगले 6 महीने करके बेचता रहेगा। 3 महीने वाला नहीं है शायद 250 में, तो 6 महीने करके बेचता रहेगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यदि पट्टादार 7 दिन के भीतर भी भूमि खाली नहीं करता है तो उसको कितने समय के लिए कारागार भेजा जाएगा। तो आप ये नहीं सोचना कि 168 में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। अरे 168 में नहीं लिखा, 168 में 250 तो लिखा है, 250 में लिखा है कि 6 महीना करके भेज देगा। एक्सप्लेनेशन पट्टे से अभिप्रेत है, तो देखिए पट्टे की डेफिनेशन सेम टू सेम वही है जो टीपी में है, लेकिन चूंकि हम यहां पर 5 साल से ज्यादा का पट्टा दे नहीं रहे हैं, तो यहां पर जो 3 टाइम बताए गए थे, अभिव्यक्त, एक्सप्रेस, इम्प्लाइड टाइम और परपेचुअल टाइम, तो परपेचुअल टाइम यहां पर नहीं आएगा, क्योंकि शाश्वत काल का मतलब होता है ऐसी अवधि जिसकी हम गणना नहीं कर सकते, पता नहीं कब तक के लिए है ना, परपेचुअल टाइम। तो परपेचुअलिटी यहां पर नहीं आएगी क्योंकि हम यहां दे ही 5 साल के लिए रहे हैं। तो एक तो हम वो शब्द हटा दें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की 105 की डेफिनेशन में से। दूसरा यहाँ पर फसल के अंश के रूप में जो प्रीमियम दिया जाता है फसल के अंश के रूप में, वो भी हटा दें, ठीक है। बाकी डेफिनेशन एज इट इज है। तो फिर ये कहते हैं किसी ऐसे ठहराव को जिसके द्वारा व्यक्ति भूमि स्वामी को भूमि की उपज का कोई विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भूमि स्वामी की भूमि पर खेती कर रहा है, पट्टा समझा। ये नया जोड़ा गया है। अब आप विनिर्दिष्ट अंश देने की शर्त पर भी, यानी कि जो हम बटाई शब्द की बात कर रहे थे, तो अब बटाई पर देना भी पट्टा ही समझा जाएगा। नेक्स्ट, उपधारा 1 के अधीन 5 वर्ष से अनधिक की काल अवधि के लिए दिया गया पट्टा 5 वर्ष की काल अवधि। हमने कहा 5 वर्ष से ज्यादा के लिए नहीं देंगे, तो अगर आपने कह दिया कि नहीं हमने 8 वर्ष का या 10 वर्ष का पट्टा दे दिया, तो वो एग्रीमेंट कितने समय तक के लिए माना जाएगा, 5 वर्ष तक के लिए, ठीक है ना। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, घास काटना, पशु चराना, सिंघाड़ा उगाना, सिंघाड़े का प्रजनन, संगठन, तेंदू पत्ता तोड़ना, इस राइट का दिया जाना, ये लाइसेंस हो सकता है, लीज नहीं है, ये पट्टा नहीं है। याद कर लेना, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। तो ये होता है क्या, पट्टा। बाकी 170 में प्री पूछा नहीं जाता, 170, 170A, 170B का टाइटल याद कर लें प्री के लिए केवल। ये सब छोड़ दें, सीधे आ जाएं कहां पर, 173 रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट में हमें सीधा सीधा याद करना है, पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है रही होगी किसी की कि वो अपनी भूमि को राज्य सरकार के फेवर में त्याग देता है। तो जब किसी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि भाई मुझे अपनी भूमि राज्य सरकार को देनी है, ठीक है ना, तो वो ऐसा कर सकता है। और इसके लिए वो क्या करेगा, तहसीलदार को आवेदन करेगा कि मैं अपनी भूमि को राज्य सरकार के फेवर में त्यागना चाहता हूँ। क्लियर। और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ऐसा वो करेगा एग्रीकल्चर ईयर लागू होने से, चालू होने से पहले 30 दिन के पहले। एग्रीकल्चर ईयर कब से लागू हो रहा है, 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, तो 1 जुलाई के 30 दिन के पहले से वो एप्लीकेशन तहसीलदार को करेगा, ठीक है ना। तो जब वो एप्लीकेशन करता है तो वो उसकी जो भूमि है राज्य सरकार के फेवर में त्यक्त समझी जाएगी, रिलिंक्विश समझी जाएगी, अब वो राज्य सरकार की हो गई, ठीक है, एग्रीकल्चर। लेकिन ऐसी भूमि सभी प्रकार के विलंगमों और भार से मुक्त होगी, उस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होगा,
तब वो ऐसा कर सकता है, फ्री होल्ड टोटल, बिना किसी चार्ज के। तो इतना सा रिलिंक्विशमेंट है, आप उसको कितनी भी लंबी सेक्शन पढ़ लें कोई फ़ायदा नहीं है। 173 में सेक्शन पूछा जाता है ना, आप त्याग सकते हैं कितने समय में, 30 दिन। एग्रीकल्चर ईयर वो लागू होने से पहले 30 दिन के पहले से आप नोटिस देंगे तहसीलदार को, और उस दिन से वो एग्रीकल्चर ईयर से वो क्या मानी जाएगी, राज्य सरकार के फेवर में मानी जाएगी, ठीक है। और अब सपोज कि वो जो भूमि है उसको किसी की पोजीशन में तो आएगी जो त्यक्त की गई है, जिसके पोजीशन में भी आएगी उस भूमि को, उस पर वो सभी इजमेंट राइट होंगे जो उस भूमि स्वामी के थे जिसने राज्य सरकार के फेवर में वो भूमि त्यागी है। ये बात हमें बताई गई सेक्शन 175 में। किसमें? त्यजन। अब कुछ छोटे छोटे सेक्शन और पढ़ लेते हैं आज, फिर अपन टेंशन ना लें। तो 175 में त्यजन की गई भूमि पर मार्ग अधिकार, सेक्शन वाइज कर लें। तो मार्ग का अधिकार है, तो जो भी जिसके पास भी राज्य सरकार, सपोज की राज्य सरकार ने उसको लीज पर दे, राज्य सरकार क्या करेगी, लीज पर ही देगी या किसी और को विक्रय कर देगी, तो उसको जो राइट होंगे वो कौन से होंगे, जो उस भूमि स्वामी की थी जिसने भूमि पहले प्राप्त की थी। अब 176 देखें, 176 के संबंध में पहले तो ये कर लें, ये जो सेक्शन है 2018 में हटा दी गई थी, रिपील कर दी गई थी, लेकिन 2019 में फिर जोड़ दी गई, ठीक है। तो 176, 177, 178 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, हम देखते हैं 176 में। तो 176 खाते का प्रयोग ये बता रहे हैं कि यदि कोई भूमि जो साधारणतः किसी भूमि पर खेती नहीं की जा रही है, ठीक है ना, रेवेन्यू नहीं दिया जा रहा है, और जिस व्यक्ति की वो भूमि है उसने वो क्षेत्रीय छोड़ दिया है, उसके बारे में पता ही नहीं है वो कहाँ है, तो तहसीलदार उसको क्या करेगा, अपने कुर्क करेगा, अपने कब्जे में लेगा और उसको एक बार में एक कृषि वर्ष के लिए खेती पर देता रहेगा। ऐसा वो 5 वर्ष तक करता रहेगा। 5 वर्ष तक के लिए वो क्या करेगा, इंतजार करेगा कि कोई व्यक्ति आए अपने हक का दावा करे। अगर कोई व्यक्ति अपने हक का दावा करता है, ठीक है ना, तो अगर उसका हक का दावा उसके फेवर में जाता है तो भूमि उसको दे दी जाएगी, और अगर उसके हक का दावा झूठा पाया जाता है, कोई व्यक्ति अपना दावा साबित नहीं कर पाता है तो, या फिर कोई दावा करता ही नहीं है, दोनों ही कंडीशन में भूमि क्या होगा, उस भूमि का वो परित्यक्त घोषित कर दी जाएगी तहसीलदार द्वारा, और फिर राज्य सरकार के फेवर में पूर्णतः निहित हो जाएगी। किसके फेवर में? इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाएगा, वेस्टेड यानी कि टाइटल, जो निहित हित है, वेस्टेड इंटरेस्ट यानी कि टाइटल, वो किस में आ जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में। तो यहां पर इसको हम छोड़ते हैं। अब आ जाता है डिस्पोजल ऑफ होल्डिंग 177। यहां पर अलग रीजन है, वहां पर क्या रीजन था 176 में, खेती नहीं करता, रेवेन्यू नहीं देता और गायब है, गांव से ही चला गया वो, ठीक है। यहां पर हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो किन्हीं ज्ञात वारिसों के मर जाता है, पता ही नहीं है उसका वारिस कौन है, तो ऐसी स्थिति में भूमि किसकी होगी, तो भूमि होगी राज्य सरकार की। तो ऐसी भूमि में जब कोई व्यक्ति बिना ज्ञात वारिसों के मर जाता है तो उसकी भूमि का तहसीलदार पोजीशन ले लेगा, कब्जा ले लेगा, और एक बार में एक कृषि वर्ष के लिए, एक वर्ष की काल अवधि के लिए पट्टे पर देता रहेगा। लेकिन ऐसा वो करेगा केवल 3 वर्ष तक। 176 में वो 5 वर्ष तक कर रहा था, यहां पर करेगा केवल 3 वर्ष तक के लिए, ठीक है ना। और यदि कोई व्यक्ति इस बीच में दावा करता है अपने हक का कि भाई ये भूमि हमारी है, और उसका दावा नामंजूर कर दिया जाता है ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा, 1 वर्ष तक, 1 वर्ष के भीतर भीतर टाइटल डिसाइड करने के लिए सिविल सूट फाइल कर सकता है। किसी व्यक्ति ने दावा किया है मेरी भूमि है, मैं इसका मालिक हूं, भाई कोई एलआरस आया, वो कहता अब एज एन सक्सेशन ये भूमि मेरे पास आनी चाहिए, मैं इसका मालिक हूं। तहसीलदार कहता है कि नहीं तुम इसके मालिक नहीं, अगर मालिक हो तो अच्छी बात है, आपको दे दी जाएगी, लेकिन तहसीलदार डिसाइड करता है कि नहीं आप इसके मालिक नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के पास राइट है कि वो विदिन 1 ईयर सिविल सूट फाइल कर सकता है। तो जब तक वो सिविल सूट चलता रहेगा तब तक वो 1-1 वर्ष के लिए उस भूमि को लीज पर देता रहेगा, और फिर जैसी भी स्थिति होगी, अगर सिविल सूट में डिसाइड होता है कि भूमि उस व्यक्ति की है जिसने दावा किया तो उसको दे दी जाएगी। लेकिन यदि सिविल सूट में वो व्यक्ति, दावा करने वाला व्यक्ति हार जाता है, या फिर ऐसा कोई सिविल सूट फाइल ही नहीं किया जाता है, तब क्या होगा,
तब ऐसी संपत्ति को नीलामी द्वारा बेच दिया जाए। क्लॉज 4 क्या कहता है? ऐसी संपत्ति को नीलामी द्वारा विक्रय कर दिया जाएगा। ठीक है, तो रूल क्या निकला? अगर कोई व्यक्ति बिना ज्ञात वारिसों के मर जाता है तो क्या होगा? उसकी भूमि तहसीलदार अपने कब्जे में लेके एक बार में एक कृषि वर्ष के लिए पट्टे पर देगा। 3 वर्ष तक इंतजार करेगा कोई व्यक्ति अपने हक का दावा करे। अगर कोई करता है और उसका दावा नामंजूर कर दिया जाता है तो वो 1 वर्ष के भीतर सिविल सूट फाइल करेगा। और सिविल सूट फाइल अगर कर दिया गया है तो जब तक सिविल सूट चलता रहे वो भूमि 1-1 वर्ष के लीज पर दी जाती रहेगी। ठीक है, और यदि इस प्रकार से वो कोई दावा नहीं करता है या हार जाता है कोई व्यक्ति केस, तो संपत्ति नीलामी द्वारा विक्रय कर दी जाएगी। अब बस थोड़ा सा और पढ़ेंगे, टेंशन ना लें आप लोग। 178 पार्टीशन। पार्टीशन के लिए 2 सेक्शन है हमारे पास। पहला 178, दूसरा है 178A। ठीक है, 178 और 178A। 170 अलग अलग कंडीशंस है। 178 में ये कहता है कि भाई जो व्यक्ति एक भूमि स्वामी था वो मर गया तो उसके जो भी एलआर्स है वो पार्टीशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं तहसीलदार के कोर्ट में। ठीक है ना, कहाँ पर? तहसीलदार के कोर्ट में पार्टीशन के लिए केस फाइल कर सकते हैं। किस कंडीशन में? जिसकी भूमि तो वो मर गया है। भाई 177 में तो उसके पास कोई एलआर्स थे ही नहीं तो बात खत्म हो गई। यहाँ पर हैं एलआर्स तो वो केस फाइल कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हक का दावा करता है कि भाई मेरा भी इसमें है कि और कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, तो तहसीलदार पार्टीशन की जो भी कार्रवाई थी वो रोक देगा अपने समक्ष की और क्या करेगा? उससे कहेगा आप सिविल सूट फाइल कर लें। तो ऐसा सिविल सूट फाइल करने के लिए उसको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा। यदि आप 3 महीने में सिविल सूट फाइल कर लेते हैं तो तहसीलदार अपने पार्टीशन की कार्रवाइयों को रोक के रखेगा और जब सिविल सूट का डिसीजन आ जाएगा तो उस हिसाब से वो अपना डिसीजन ले लेगा। अगर कोई जो हक का दावा कर रहा है उसका भी हक निकलता है तो उसको भी पार्ट दे देगा, उसका हक नहीं निकलता तो उसको पार्ट नहीं देगा। क्लियर? और यदि इस प्रकार से कोई दावा नहीं किया जाता है हक का तो ठीक है, तहसीलदार पार्टीशन कर देगा। सिंपल थिंग, इसमें कुछ विशेष नहीं पढ़ना। आपसे क्वेश्चन एक केवल ये पूछा जाएगा कि यदि 178 में कोई व्यक्ति हक का दावा करता है पार्टीशन के केस में तब क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर है तहसीलदार अपने समक्ष की कार्रवाइयों को 3 महीने के लिए रोक देगा जिससे कि सिविल सूट फाइल किया जाए। बस, बाकी तो आप जानते हैं सिविल सूट के डिसीजन के अधीन तहसीलदार का डिसीजन रहेगा। 178A 178 ये कहता है भूमि स्वामी के जीवन काल में भूमि का विभाजन। अब यहाँ मरा नहीं है भूमि स्वामी, वो चाहता है बच्चे आपस में ना लड़ें, इसलिए मैं अपने जीवन काल में भूमि का विभाजन करा दूं। तो तहसीलदार को आवेदन कर विभाजन करा देगा। एक्चुअल में ये जो विभाजन है ये कुछ नहीं है, वो क्या करेगा? जो भूमि है उसका नामांतरण करा देगा अपने जितने भी वारिस होंगे, जो हमने म्यूटेशन पढ़ा था ना, वो कर देगा साहब हमारे इतने वारिस हैं, इतनी भूमि इनके नाम कर दो, ये होगा। वो भी तहसीलदार के समक्ष ही चलती है वो कार्रवाई। ठीक है, अब 179 और 180। तो 179 ये कहते वृक्षों की बात कर रहे हैं दोनों। भाई अगर किसी भूमि पर वृक्ष खड़े हुए हैं और वो भूमि अंतरित की जाती तो वृक्ष किसके होंगे? तो ये कहते हैं वृक्ष उस भूमि व्यक्ति के होंगे जिसकी कि वो भूमि है। ठीक है ना, लेकिन अगर मान लो इस एक्ट के कोड के लागू होने से पहले इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं था, है ना, और किसी व्यक्ति ने ऐसी भूमि खरीदी है जिसके पास भूमि थी लेकिन वृक्ष के राइट किसी और के थे, ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा? इस एक्ट के लागू होने के बाद तहसीलदार को आवेदन करेगा और उन वृक्षों को भी खरीद लेगा, उनका अनुमानित मूल्य का प्राक्कलन करवाएगा और उन वृक्षों को भी खरीद लेगा। ठीक है ना, वैसे तो रूल ये है किसी भूमि पर खड़े हुए वृक्ष किसके होंगे? भूस्वामी के, लेकिन ये प्रोविजन मान लो इस एक्ट के लागू होने के पहले की हम बात कर रहे हैं, अगर उसमें वृक्ष और भूमि अलग अलग थे तो अब वो वृक्षों को खरीदने के लिए प्राकृतिक मूल्य के जो भी मूल्य निकलेगा, ठीक है, उस पर तहसीलदार को आवेदन कर सकता है। अब आता है 180 वृक्षों के अंतरण पर निर्बंधन। तो ये कहते हैं किसी भूमि स्वामी के खाते में समाविष्ट कोई भूमि उसके अंतरण को वृक्षों की उपज के अंतरण को छोड़कर शून्य होगा। आप भूमि के वृक्षों का अंतरण नहीं कर सकते कि आपने वृक्ष बेच दिए, खड़े हुए वृक्ष काटकर बेच सकते हो, है ना। वृक्ष वो तब तक ही हैं जब तक वो वृक्ष हैं लगे हुए हैं।
आपने उसको काटा तो वो क्या हो जाएगा, लकड़ी, वो वृक्ष नहीं है। तो अगर आप वृक्षों का अंतरण कर रहे हैं तो भूमि के साथ करेंगे, उसके अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वृक्ष फिर लेके कहाँ जाएगा आदमी, उसको जमीन पर आना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्रांसफर करने हैं 180 में तो वृक्षों का अंतरण भूमि के साथ किया जाएगा। ठीक है, चले, तो ये छोटे छोटे रूल्स हैं, कर लें।